सो हेलो एंड वेलकम एवरीबडी टू परसम क्लासेस। परसम क्लासेस में आज जो हम पॉलिटी में टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ प्रीएम्बल ऑफ इंडिया। तो अभी तक हमने कॉन्स्टिट्यूशन का मेकिंग पढ़ लिया, हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक जो है वो बन के तैयार है। अब हम हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक को खोलेंगे और जब हम बुक खोलते हैं तो सबसे पहले हम पाते हैं प्रीएम्बल ऑफ इंडिया। तो आज इसी प्रीएम्बल ऑफ इंडिया के बारे में हम बात करेंगे कि प्रीएम्बल ऑफ इंडिया होता क्या है, क्या क्या स्पेशल फीचर हैं, और जो भी टेक्स्ट हमारे प्रीएम्बल में दिया हुआ है उसको हम थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे कि इसका मतलब क्या है, व्हाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर अस वाइल स्टडिंग पॉलिटी एंड वाइल स्टडिंग कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल ऑफ इंडिया, जैसे कि आपको पता है किसी भी बुक को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि मैं आपको कई बार बता रखा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन इज सिमिलर टू अ बुक। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है वो एक बुक के फॉर्म में ही है। जो हमारे देश का सुप्रीम लॉ है उसको एक बुक फॉर्म में ही बनाया गया है, तो इसका स्ट्रक्चर भी मोर और लेस बुक की तरह ही होता है। तो जो कोई भी बुक होती है उसमें सबसे पहले अगर हम खोलते हैं तो आता है प्रीफेस। सबसे पहले क्या आता है? प्रीफेस आता है। तो सिमिलरली हमारी जब कॉन्स्टिट्यूशन की किताब खोली जाती है या कॉन्स्टिट्यूशन को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम पाते हैं प्रीएम्बल ऑफ इंडिया को, या प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको बोल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ प्रीएम्बल होती है। तो प्रीएम्बल इज बेसिकली, अगर मैं बात करूं, जैसे प्रीफेस होता है वैसे ही प्रीएम्बल इज ऑल्सो द इंट्रोडक्शन टू द बुक। तो ये क्या है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें इंट्रोडक्शन दे रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है कि आने वाली जो पन्ने हैं, आने वाले जो इस किताब में पेज हैं, उसमें आप अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन पाएंगे, अपने देश का लॉ पाएंगे, और किस किस तरीके से इस लॉ को बनाया गया है या क्या क्या स्पेशल फीचर हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के, वो सब प्रीएम्बल के अंदर लेट डाउन कर चुके हैं। हालांकि प्रीफेस है, ये हमारा पहला पेज है, लेकिन इसको ये नहीं बोल सकते कि ये प्लान है। प्रीएम्बल इज नॉट द प्लान ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्लान नहीं है जिसके बेस पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अगर हम प्लान की बात करते हैं तो जैसा कि आपको याद हो, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था ऑन 13 दिसंबर 1946 बाय जवाहरलाल नेहरू, द देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। हालांकि इस समय वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। तो 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने क्या करा था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था? ये बेसिकली था प्लान, जिसके बेस पे हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज द बाउंड्री या वाज द गाइडलाइन अपॉन विच द कॉन्स्टिट्यूशन वाज सपोज टू बी लेड डाउन, कि आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बनाना है, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, इसके अंदर क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव करना चाहते हैं, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बताया गया था कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्री है। अब इसके अंदर अंदर आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। यहाँ बेसिकली क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत है हमारे देश को आगे ले जाने के लिए, इस आज़ाद देश को आगे ग्रो करने के लिए, तो वो सब चीज़ें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में डाली गई थी। तो अगर प्लान पे क्वेश्चन आता है या पूछा जाता है कि विच इज़ द प्लान टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो इट इज़ नॉट द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया बट इट इज़ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो सबसे पहले आया था। उसके बाद क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बाद वी डिजाइन दी कॉन्स्टिट्यूशन, या हमने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करा, जो कि 2 साल 11 महीने 18 दिन, जो रिपीटेटिवली हम बोलते हैं कि इतना समय हमें लगा, और इतना मेहनत कॉन्स्टिट्यूशन, इतना ह्यूज कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया, इतना विशाल कॉन्स्टिट्यूशन हमने खड़ा किया। फाइनली जब जाके कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ तो उसके बाद इसके अंदर क्या डाला गया? उसके बाद इसके अंदर डाला गया प्रीएम्बल। क्या डाला गया? प्रीएम्बल। तो बेसिकली प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल अब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में बन के आया, जिसको हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को दिमाग में रखते हुए बनाया था, अब वो जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या फीचर हैं, वो बताता है प्रीएम्बल। तो अगर प्रीएम्बल को अगर हम अच्छे शब्दों में बोलें, सुंदर शब्दों में बोलें, तो ये समरी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। जैसे किसी भी किताब की एक समरी होती है, सार क्या है इस पूरी कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो हमें बता रखा है हमारे प्रीएम्बल में। एक एमिनेंट जूरिस्ट हुआ करते थे, एन ए पालकीवाला, उन्होंने इस प्रीएम्बल को बोला है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे हमारा आइडेंटिटी कार्ड होता है जब भी हम किसी चीज़ को स्कूल में जाते थे या कॉलेज में जाते थे या कोई भी ऑफिशियल बात है, तो हमारा एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, नहीं तो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस, हमारा आधार कार्ड इज काइंड ऑफ आइडेंटिटी कार्ड। इसका मतलब क्या है? हम क्या हैं उसको रिप्रेजेंट हमारा आइडेंटिटी कार्ड करता है। ठीक है, उसमें सारी डिटेल्स होती है कि आपकी एज कितनी है, आप कब पैदा हुए हैं, आपका निवास कहाँ पे है, आपका और भी जैसे अलग अलग आइडेंटिटी कार्ड है फॉर दैट पर्पस, तो उसमें अलग अलग डिटेल्स होंगी। बेसिकली वो आपका जो भी चरित्र है वो आपका आइडेंटिटी कार्ड बताता है, या आपकी जो भी डिटेल्स है वो आइडेंटिटी कार्ड बनाता है।
तो सिमिलरली जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की डिटेल्स है वो हमारा प्रीएम्बल बता रहा है। तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है। ऑल इन ऑल इट इज द समरी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, निचोड़ सार है हमारे संविधान का, जो कि हमें प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। अब क्या लिखा हुआ है प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसको अपन पढ़ लेते हैं एक बार थोड़ा सा। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये कुछ वर्ड्स दे रखे हैं हमारे यहाँ पे, एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, आगे के साथ इसके साथ कुछ और लाइनें भी हैं, मेन कंसेप्ट ये है जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी इंश्योर करना इन आर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949, इस दिवस पर, इस तारीख को, ये तारीख दे रखी है, हेयर बाय अडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं और अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन तोहफा करते हैं कि भैया ये देते हैं अपने आप को कि इस कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा देश अब आगे जाके गवर्न होगा। तो ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का टेक्स्ट है। अब इसमें कुछ मुख्य बातें हैं, इसमें 4 चीजें दे रखी है। सबसे पहले तो यहाँ पे दे रखा है सोर्स ऑफ पावर, ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया, और जो ये एंड में दे रखा है हेयर बाय अडॉप्ट एंड इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये जो हमारे भारत देश का संविधान हमने बनाया है, तो इसको बनाने की पावर और इस कॉन्स्टिट्यूशन से जब हम देश को रूल करेंगे, गवर्न करेंगे, तो इसकी पावर हमें किसने दी है, इस भारत देश के नागरिकों ने ही दी है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये किसी और ने आके नहीं बनाया है, किसी और ने आके हमारे को नहीं बोला है, या ब्रिटिश हुकूमत ने हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देके गया है, ये हमारे लोगों ने ही डिजाइन किया है, हमारे लोगों ने ही बनाया है। और इससे जो भी पावर उत्पन्न हो रही है, इससे जो भी सिस्टम उत्पन्न हो रहा है, उसका देनदार कौन है, उसको दिया किसने है, उसको इस भारत देश के नागरिकों ने ही दिया है, अपने लोग चुन के। तो बेसिकली ये डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट कर रहा है और आपको बता रहा है सोर्स ऑफ पावर। तो सबसे पहली चीज जो प्रीएम्बल बताता है वो बताता है सोर्स ऑफ पावर। सिमिलरली आगे बोलता है सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक सेक्युलर रिपब्लिक, हम हमारे देश को किस तरीके से बनाना चाहते हैं, हमारा नेचर क्या है हमारे देश का या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इट शुड बी सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक। ये 5 शब्द हैं। अभी एक एक शब्द को हम डिटेल में आगे लेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको ब्रीफिंग दे रहा हूं, गो थ्रू कर रहा हूं, ऊपर से मैं आपको गुजार रहा हूं कि क्या लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। सो दिस बेसिकली इज द नेचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है कि हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेसिकली उनमें से क्या सार निकलता है कि हमारा भारत देश एक सॉवरेन देश है, एक सोशलिस्ट देश है, एक सेक्युलर देश है, एक डेमोक्रेटिक देश है और एक रिपब्लिक देश है। ये हमारे भारत देश का नेचर है या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है, क्योंकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है उसी से हमारे को हमारा भारत देश गवर्न करना है, तो जो उसका नेचर है वो ही ट्रांसफॉर्म होगा हमारे देश पे, ठीक है। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऑब्जेक्टिव है कि हम क्या बनाना, क्या हासिल करना चाहते थे, तो जस्टिस, हम चाहते हैं कि जस्टिस हमें अचीव हो, ये है ऑब्जेक्टिव। ये जो चीज आएगी ये क्या है, ये तीसरा पार्ट दे रखा है प्रीएम्बल के अंदर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है तो किस लिए बनाया है, क्यों बनाया है, क्या इससे हम अचीव करना चाहते हैं, तो हम जस्टिस चाहते हैं, हर टाइप का न्याय चाहते हैं, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल हो। लिबर्टी चाहते हैं, हम आज़ादी चाहते हैं, थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की। ये सब आपको याद हो तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक में हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं कि हम हमारा भारत देश ऐसा बनाना चाहते हैं जहां पे वहां के नागरिक के पास कुछ भी सोचने की, कुछ भी बोलने की, कुछ भी करने की आज़ादी हो। तो वो जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्लान लेके हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो उसका सार भी यही निकल रहा है, क्योंकि हमने डाला ही पहले ये था कि हमारे पास ये सारे बिलीफ होने चाहिए, ये सारी फेथ होना चाहिए, हमारे को सब चीज़ की आज़ादी होनी चाहिए। तो जब हमने फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डाले, फंडामेंटल राइट्स डाले, डायरेक्टिव प्रिंसिपल डाले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ऑटोमेटिकली ये भी निकल के आया कि अब हमारा देश जो बना है या हमारा जो अब कॉन्स्टिट्यूशन बना है, दैट इज फुल ऑफ लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो इस तरीके का हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन से। अब यही ऑब्जेक्टिव हम हमारे देश से अचीव करना चाहते हैं। सिमिलरली फिर बोला गया इक्वालिटी होनी चाहिए, ये भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के प्लान में एक पार्ट था, और फिर फाइनली जाके समरी में भी है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इक्वालिटी ग्रांट की गई है। किस टाइप की इक्वालिटी ग्रांट करी है, तो हर टाइप की बराबरी हमने करी है। अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी दी है हमने इकोनॉमिक इक्वालिटी दी है, सोशल इक्वालिटी दी है, पॉलिटिकल इक्वालिटी दी है, सारी टाइप की इक्वालिटी प्रोवाइड कराई गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। सिमिलरली अगर फ्रेटर्निटी की बात करूंगा तो हमारे को फ्रेटर्निटी अचीव करनी है, ये हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि हमें भाईचारा फैलाना है इस देश में।
तो फ्रैटर्निटी इज ऑल्सो अवेलेबल टू एवरीबडी एंड इट शुड बी इंस्टॉल्ड इन एवरीबडी, ताकि हम हमारी इंटेग्रिटी और यूनिटी मेंटेन कर सकें हमारे देश की। फिर हमारे को चौथी चीज दे रखी है, दैट इज डेट ऑफ इनेक्टमेंट, डेट ऑफ अडॉप्शन या डेट ऑफ इनेक्टमेंट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के तैयार हुआ, तो ऑन 26 डे ऑफ नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, जिसको डेट ऑफ अडॉप्शन भी बोला जाता है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो चुका है। हालांकि हमने इसको इनेक्ट कब किया, या इसको बेसिकली हमने कमेंस कब किया, कब से लागू किया हमारे देश पे, तो दैट इज 26 जनवरी 1950। हमारा जो संविधान लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, उससे पहले लागू नहीं हुआ था। 26 नवंबर 1949 को ये तैयार था, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, क्योंकि टू कमेमोरेट विद द डेट ऑफ पूर्ण स्वराज का जो डिक्लेरेशन था उससे मैच कराने के लिए डेट को, इसे 26 जनवरी 1950 को प्री प्लान किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को इस दिन हम अनवील करेंगे या बेसिकली लागू लॉन्च करेंगे। क्लियर है? सो दिस इज मोर और लेस अबाउट द टेक्स्ट ऑफ प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इस टेक्स्ट को कैसे कैटेगराइज किया है, क्या क्या चीजें हैं ये बताया गया है। तो क्या 4 चीजें बताई गई है हमारे प्रीएम्बल में। सबसे पहला, सोर्स ऑफ पावर, हमारे को ये पावर आ कहाँ से रही है। दूसरा, नेचर क्या है हमारे देश का या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, किस तरीके का हम देश या कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाह रहे हैं या बन के आया है। थर्ड, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, अब ये बन तो गया है, अब हम क्या चाह रहे हैं, ये सब बनाने के बाद हम क्या चाह रहे हैं, हमारे देश को किस तरीके से गवर्न करना चाह रहे हैं, फाइनली कौन सी ऐसी वैल्यूज है, कौन से ऐसे वर्चू हैं जो हम अचीव करना चाह रहे हैं। तो दैट इज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये अचीव करना चाहते हैं हम हमारे देश में। और फिर फाइनली दे रखा है डेट ऑफ अडॉप्शन, कि किस दिन आपने ये पवित्र किताब जो आपने बनाई है, जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, व्हेन यू आर अडॉप्टिंग इट, तो यू आर अडॉप्टिंग इट ऑन 26 नवंबर ऑफ 1949। चलते हैं अब प्रीएम्बल के कुछ फैक्ट्स के बारे में। अभी अपन ने ऊपर से एक ऊपरी नजर घुमाई है, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में, अंदर पहलू को डिटेल में, डीप में नॉक इन करते हैं अपन। सो सबसे पहले तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन टू हैव द प्रीएम्बल। तो इस दुनिया के जितने भी प्रीएम्बल है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है, उनमें प्रीएम्बल है, तो दैट इज थैंक्स टू अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा गया था अमेरिका का। फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो वहीं से उसके कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला जो पेज है दैट इज द प्रीएम्बल, और वो चालू होता है जैसे हमारे भारत देश का चालू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो वहां पे वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स से चालू होता है। तो वहीं से सबने इसको लिया है, क्योंकि इट वॉज अ गुड थिंग, तो सबको लगा नहीं इसी तरीके से होना चाहिए। तो जहां पे भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल है फॉर दैट मैटर, तो इट हैज बीन टेकन फ्रॉम अमेरिका, और इंडिया इज जस्ट दी सेम, क्योंकि इंडिया ने भी यहाँ से अडॉप्ट करा है। तो अगर हमसे क्वेश्चन आए कि वेयर वी हैव अडॉप्टेड द प्रीएम्बल फ्रॉम, तो वी हैव अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, इट कंटेन्स द समरी और द एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। व्हाट इज द प्रीएम्बल? प्रीएम्बल इज बेसिकली द समरी। बस इसको एक बात ध्यान रखना, देयर इज अ माइन्यूट डिफरेंस, इट इज नॉट द प्लान। प्लान नहीं था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाना है। प्लान की अगर बात होगी तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेस पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, और जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया, तैयार हो गया, तो उसका जो सार है, उसका जो निचोड़ है, समरी है, एसेंस है, वो है हमारा प्रीएम्बल। The preamble to Indian Constitution is based on objective resolution which was passed by पंडित नेहरू on 13 December 1946। ये इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है, इस दिन पास किया था, उसके बेस पे हमने प्रीएम्बल का मॉडिफाइड वर्जन है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का। क्लियर है बात? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और फिर उसका सार के लिए हमने प्रीएम्बल पहले पेज पे चिपका दिया। क्लियर है? पहला पेज बना दिया। अब प्रीएम्बल हैज बीन अमेंडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। एक ही बार आज तक प्रीएम्बल में कोई भी संशोधन हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है, वो कब हुआ है? 42वां जो संशोधन था, जो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, जो बहुत ही इनफेमस, फेमस दोनों बोल सकते हैं आप, चेंज था, अमेंडमेंट थे भारत देश के संविधान में, ब्रॉट इन बाय इंदिरा गांधी, तब की जो प्राइम मिनिस्टर थी। तो उसी के थ्रू 3 वर्ड्स जोड़े गए प्रीएम्बल के अंदर, 3 वर्ड्स जोड़े गए, जो कि क्या हैं? सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी। ये 3 वर्ड जो थे, जो कि जोड़े गए 42वें संशोधन ऑफ 1976 के थ्रू, अमेंडमेंट के थ्रू। उससे पहले ये वर्ड प्रीएम्बल में मौजूद नहीं थे, लेकिन कहीं पे भी ऐसा बोला जाए कि क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी सोशलिस्ट नहीं था, या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे भारत देश को बनाने का जो हमारा नज़रिया था, क्या वो सेक्युलर नहीं था, हम सारे धर्म को नहीं अपनाते थे, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। प्रीएम्बल के अंदर इसको एक्सप्लिसिटली डाला गया 1976वें अमेंडमेंट के साथ।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन में इनके ऊपर जिक्र नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फुल ऑफ सोशलिज्म, वॉज फुल ऑफ सेक्युलरिज्म। ये सब चीज़ें हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 25 से 28, दैट इज टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सेक्युलर हमारे को वहीं से पता पड़ जाता है कि भैया हमारा भारत देश सेक्युलर है, जहाँ पे कोई भी धर्म की आप पूजा कर सकते हैं, कोई भी धर्म आप मान सकते हैं, उसको प्रोफेस कर सकते हैं, उसका प्रोपोगेट कर सकते हैं, तो इट मीन्स आप सेक्युलर है, इट मीन्स आप सेक्युलर है। तो सेक्युलरिज्म वॉज देयर बट इट वॉज इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल इन 1976। पहले वो इम्प्लिसिट था, इम्प्लाइड था, अब इसको एक्सप्लिसिटली इन वर्ड्स बोल दिया गया है सेक्युलर। सिमिलरली सोशलिस्ट, हमारा शुरू से ही जो देश था वो सोशलिस्ट था, समाज प्रेमी था, समाज के हिसाब से बना प्रिय था, समाज सोसाइटी के हिसाब से हमारी पॉलिसीज बनती थी, फॉर दी सोसाइटी था, नहीं कि फॉर दी वेल्थ, फॉर दी बेनिफिट ऑफ सम काइंड ऑफ पीपल था या हैंडफुल पीपल था। सोशलिस्ट ही हमारी पॉलिसीज थी हमेशा, और दिस हैज़ बीन लेड डाउन इन डीपीएसपी। तो पहले ये डीपीएसपी में इम्प्लाइड था, इम्प्लिसिट था, बट धीरे धीरे इसे फिर 1976 में एक्सप्लिसिट भी कर दिया। सिमिलरली इंटेग्रिटी भी हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी तरीके से बताया रखी थी। फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी इंटेग्रिटी को डिनोट करती है, यूनिटी हमारे इंटेग्रिटी को डिनोट करती है, लेकिन इसको एक्सप्लिसिटली 42वें संशोधन के साथ प्रीएम्बल में डाल दिया गया। तो ये सब चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे भारत देश के, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के शुरू से थे, लेकिन इसको एक्सप्लिसिटली डाल दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में, कब से? 42वें संशोधन के साथ। ठीक है ना। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि हम पहले सोशलिस्ट नहीं थे, हम सेक्युलर नहीं थे, या हमारी इंटेग्रिटी नहीं थी, इंटेग्रिटी हमारा फोकस पॉइंट नहीं था, ऐसा नहीं है। बढ़े आगे। अब क्या क्या है हमारे प्रीएम्बल के अंदर, तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ क्या 4 चीज़ें मेंशन कर रखी है। दैट इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी, सोर्स ऑफ पावर। आपको पावर आ कहाँ से रही है? तो दैट इज फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया। आप अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वो अपने देश को गवर्न करते हैं फॉलोइंग दिस पवित्र बुक, सीक्रेट बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। फिर नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, हमारा भारत देश किस तरीके का नेचर है। सो सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिकन है, ये सारी चीज़ें हमारे नेचर में बताती है, जो शुरुआत में अपन ये डिस्कस कर चुके हैं। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें अपन हल्की फुल्की डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। फिर तीसरी चीज़ क्या बताती है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम हमारे भारत देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, या हमने जो ये संविधान बनाया है, इससे हम एट द एंड ऑफ द डे फाइनली अचीव क्या करना चाहते हैं? तो हम चाहते हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, ये सारे पहलू हैं जो एक इंसान, एक नागरिक, एक सिविलाइजेशन, एक कंट्री में होने चाहिए, वो सब हम अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि इनके बिना जो सिविलाइजेशन है वो एक फेलियर ही होगी। और यही कारण है कि पुराने ज़माने से इतनी सारी सिविलाइजेशन जाके फेलियर हुई। फिर ये जो डेमोक्रेसी और लिबर्टी, जस्टिस, इक्वलिटी की बात आई है, उसके बाद से समय अच्छा हुआ और ये देश दुनिया में चलता हुआ आया। फिर डेट ऑफ अडॉप्शन की बात करेंगे तो कब हुआ? ये कहानी आपको पता ही है। 26 नवंबर को हमने अडॉप्ट करा और इसको अनवील करा हमने 26 जनवरी को। हालांकि अडॉप्शन तैयार होने की तारीख 26 नवंबर है, और यही हमारे प्रीएम्बल में भी डाली गई है, या नीचे की साइड। तो ये 4 चीज़ें बताता है हमारा प्रीएम्बल, मेन सार में 4 चीज़ें बताता है। क्लियर है। अब आते हैं अपन एक एक शब्दों को उठा लेते हैं। शब्दावली जो बीच बीच में थी, हमने पढ़े वर्ड, थोड़े बहुत महंगे लगे, कई लोगों को इनके मीनिंग्स पता होंगे या पर्पस पता होगा, कईयों को मीनिंग पता भी होंगे, तो क्या पर्पस है, कैसे इसको एसोसिएट करना है, कनोट करना है इसमें, तो ये नहीं पता होगा। तो इसमें हम हमारे को इस एक एक वर्ड के ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन, चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात आती है सॉवरेन। तो सॉवरेन का मतलब क्या होता है? अब हिंदी वर्ड तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, बट सॉवरेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब मैं फ्री हूँ, मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई राज नहीं है, किसी प्रकार का डोमिनियन नहीं है, मैं किसी से दबावा नहीं हूँ, किसी के तले दबावा नहीं हूँ कि मुझे उनकी बात माननी है। मैं पूरी तरीके से सॉवरेन हूँ, मतलब मेरा भारत देश पूरी तरीके से सॉवरेन है। इट इज़ नॉट अ डिपेंडेंसी और अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन। किसी भी प्रकार से मैं किसी पे निर्भर नहीं हूँ, या मेरे ऊपर कोई अलग सा कोई राज नहीं बैठा हुआ, जैसे कई कंट्रीज आज की तारीख भी हैं अंडर द स्टेटस ऑफ डोमिनियन है, जो कि ब्रिटिश क्राउन को मानते हैं। बट हमारे भारत देश में ऐसा कुछ भी नहीं है। वी आर टोटली इंडिपेंडेंट स्टेट आफ्टर 1947। हालांकि 1950 तक हम आज़ाद नहीं हुए थे, तब तक हम डोमिनियन ही थे, क्योंकि हमारा संविधान बन रहा था 1950, 26 जनवरी 1950 तक, इसलिए तब तक तो हमारा डोमिनियन स्टेटस था। लेकिन अब आफ्टर 1950 हम इंडिपेंडेंट हो गए, हम पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो गए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कैच है कि हम इंडिपेंडेंट 1947 में हमारा आज़ादी तो हुई है, लेकिन हम डोमिनियन स्टेटस के अंडर थे अप टिल 1950। ये आपको ध्यान रखना। फुल्ली सॉवरेन हम कब बने हैं? आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। आज़ाद हम हो चुके थे, इंडिपेंडेंट, बट वी वर अंडर द हेड ऑफ ब्रिटिश क्राउन फॉर अ टाइम बीइंग, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। क्योंकि हम गवर्न कैसे करेंगे? हमारे पास हमारे भी तो कोई होना चाहिए।
तो वो तैयार हुआ 1950 में, और जैसे ही तैयार हुआ हम हो गए पूरी तरीके से आज़ाद, सॉवरेन, साथ सॉवरेन भी हो गए। अब हमारे ऊपर कोई भी नहीं है। देर इज नो अथॉरिटी अबाउट इट एंड इट इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। आपकी इच्छा है आप किस तरीके से अपने इंटरनल अफेयर मैनेज करें, और आपकी इच्छा है आप किस तरीके से एक्सटर्नल अफेयर करें, मैनेज करें। तो अभी अपन देखते होंगे कि हमारे भारत देश की इंटरनल पॉलिसीज़ भी हम बनाते हैं, जियो पॉलिटिक्स एक्सटर्नल जो पॉलिसीज़ हैं, किससे लड़ाई करनी है, रशिया यूक्रेन की लड़ाई में किसका स्टैंड लेना है, अमेरिका को क्या जवाब देना है, इंग्लैंड को क्या जवाब देना है, ब्रिटेन को। तो उसमें हम पूरी तरीके से क्या है, सॉवरेन है, हमें किसी इंसान की राय मशवरा की ज़रूरत नहीं है, एंड वी आर गुड एट प्लेस कि भैया हम हमारी स्टैंड खुद ले लेते हैं, हम सॉवरेन हैं। और आज की तारीख में बहुत लाउडली बोल भी रहा है, बहुत लाउड है कि हमें दिखता है कि हम सॉवरेन है, हमें किसी प्रकार का प्रेशर नहीं है। हाँ, रेपरकशंस हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसीज हो सकती हैं कि हमारा स्टैंड लेने की वजह से हमारे ऊपर दिक्कत आ सकती है, या हमारे ऊपर हमारे रिलेशन जो जियो पॉलिटिक्स में हमारे रिलेशन है या इंटरनेशनल अफेयर्स हैं वो ख़राब हो सकते हैं। बट वो फिर हमारी सोच है, हमें उसके लिए कुछ इंप्रूवमेंट करके हमें चेंज करने हमारे डिसीजन, तो भी हमें फ्री हैं, और हमें अपना स्टैंड लेना है तो भी हम फ्री हैं, हमें कोई दबाव नहीं है ऑन पेपर्स। ठीक है, बीइंग अ सॉवरेन स्टेट इंडिया कैन ईदर अक्वायर अ टेरिटरी और सीड अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इन फेवर ऑफ फॉरेन स्टेट। अब क्योंकि सारे अफेयर्स हमारे हैं, तो मेरा जो नक्शा है मेरे भारत देश का, या मेरे जो टुकड़े हैं भारत देश के जो भी स्टेट्स हैं, तो इन पे भी हक मेरा ही है। मेरी इच्छा है तो मैं चाहूँ तो किसी फॉरेन टेरिटरी को मेरे भारत देश में मिला सकता हूँ। इच्छा इन द सेंस मुझे ऑब्वियसली बात है लड़ाई झगड़ा करके या किसी साम दान दंड भेद से उसको पहले अक्वायर करना पड़ेगा। अक्वायर करने के बाद इट कैन बी फॉर्म्ड इन टू द पार्ट ऑफ यूनियन, इंडियन यूनियन, जैसे कि हमने गोवा, सिक्किम और इनको बनाया है। साथ ही साथ मेरी इच्छा, मेरी जो यूनियन है, जो भारत देश की यूनियन है, उसकी इच्छा होगी तो किसी टुकड़े को निकाल के किसी और टेरिटरी, किसी और कंट्री, किसी फॉरेन स्टेट को भी दे सकते हैं। इस पर कोई बाध्यता नहीं है हमारे ऊपर, हम सॉवरेन हैं, हम हमारी इच्छा से कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है, मैं आपको साथ साथ इम्पोर्टेंट बात बताता हुआ चलता हूँ कि ताकि आपको जब फ्यूचर में पढ़ रहे हो तो आपको ये चीज़ क्लियर हो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सीड अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी, मतलब यूनियन जो है भाई साहब वो कर सकती है। यूनियन जो है ना, वो एक स्टेट को या एक टुकड़े को बाहर निकाल के दूसरे देश को दे सकती है या दूसरी फॉरेन स्टेट को दे सकती है। जैसे बेरूबारी यूनियन भी एक पार्ट हुआ था, अभी अपन आगे जिक्र करेंगे, आने वाले टाइम में आपको बेरूबारी यूनियन से भी वाकिफ कराएंगे। ठीक है, तो स्टेट को दे सकती है, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है, इसका उल्टा सत्य नहीं है। ठीक है ना, कि भैया स्टेट अपनी इच्छा से भारत की यूनियन से बाहर निकल सकती है, ये पॉसिबल नहीं है हमारे देश में, ये पॉसिबल नहीं है। कि इसलिए हमारे को क्या बोला जाता है, हमें इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट बोला जाता है, कि हम कोई स्टेट निकल के नहीं कर सकती, एक अग्रीमेंट के थ्रू नहीं आई है। आप यूनियन में हो गए तो मतलब आप यूनियन के अंदर ही हो। सो ये कुछ कीवर्ड्स थे। फिर कीवर्ड्स में अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला अपना हो गया सॉवरेन। सॉवरेन के बाद अब हम आते हैं सोशलिस्ट पे। तो सोशलिस्ट की अगर बात करेंगे तो सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, जितनी भी आपकी पॉलिसीज हैं आपके देश की वो सोशलिस्ट हो, यानी कि फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी हो, सोसाइटी की वेलफेयर में हो, नहीं कि फॉर द वेलफेयर ऑफ फ्यू पीपल हो। क्लियर है बात। अब सोशलिस्ट का मतलब क्या है, एक तो होता है कैपिटलिस्ट की भैया पैसा ही सब कुछ है, पैसे से आप मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आपके पास है, आप ज़्यादा प्रोड्यूस करो तो जो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा रिसोर्सेज उसके पास है, उसके बेनिफिट भी उसके पास है, तो वो कैपिटलिस्ट हो गया। बट सोशलिस्ट में क्या है, जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और रिसोर्सेज हैं, ऑफ प्रोडक्शन है या रिसोर्स ऑफ मनी है, वो एक स्टेट होल्ड करती है, एक स्टेट होल्ड करती है, एक सरकार होल्ड करती है, जो भी सरकार आपने बनाई है वो होल्ड करेगी, एंड इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर प्योर सोशलिस्ट की बात करूंगा तो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग दी पीपल, सारी जो भी जनता है उसमें बराबर बराबर बांट दिए जाएंगे। तो जो रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है, जो रिसोर्सेज ऑफ मनी है, वो भी बांटे जाएंगे, और सारी चीज़ें जो भी उससे प्रॉफिट आ रहा है वो भी सब में बांट दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, ऐसा ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैग्मेटिकल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आपको पता है कि क्लास सिस्टम होगा ही नहीं। आप कभी भी, कोई आदमी बॉस नहीं होगा, कोई भी आदमी कोई एम्प्लॉय नहीं होगा, कोई भी आदमी किसी के लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि सबको जब बराबर बराबर मिलेगा तो कैसे एक एफिशिएंट मैकेनिज्म तैयार होगा, एक मशीनरी कैसे तैयार होगी। आपको अगर कोई भी मशीनरी तैयार करनी है तो आपको हर लेवल पे लोग चाहिए, और हर लेवल पे लोग कब होंगे, जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। जिसको पैसे की जरूरत होगी वो काम करके आगे बढ़ेगा, जब पैसे उसके पास हो जाएंगे, उसके पास रिसोर्सेज हो जाएंगे, तो ही कैन सिट अपॉन, और दूसरों को वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकता है। क्लियर है। तो प्योर जो सोशलिस्ट जो कल्चर है या सोशलिज्म है वो कभी भी पॉसिबल नहीं है, और इसी कारण से यूएसएसआर जैसा बड़ा देश भी क्या हुआ, टुकड़ों में हो गया, जो कि बहुत ही कम्युनिस्ट देश था और जो बहुत ही ज़्यादा सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स पे बसा हुआ था। बट सोशलिस्ट पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके फिर स्टेट चोरी करने लग जाएगा, कहीं ना कहीं जाके स्टेट करप्ट हो जाएगा, लोगों में वो चीज़ बटेगी नहीं। लोगों में हिरार्की डिफरेंशिएशन होना भी ज़रूरी है,
तभी गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, नहीं तो गाड़ी रुक जाएगी। अगर सबको सब कुछ मिलने लग जाएगा तो कोई भी काम करेगा ही नहीं, कोई भी इफेक्टिव काम करेगा ही नहीं, किसी को कोई लालच ही नहीं है तो वो आगे बढ़ेगा कैसे। क्लियर है बात। तो ये सोशलिज्म हमें ज़रूरी तो है सोशलिज्म, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट हो जाएं, क्योंकि पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट हो गए तो जिसके पास आज की तारीख में रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है, जिसके पास रिसोर्सेज हैं वो ही राजा बन जाएगा, क्योंकि वो ही ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना लगेगा और वो खुद के पास रखेगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो हमें एक परफेक्ट ऐसा ब्लेंड की ज़रूरत थी जहाँ पे हम क्या करें, हम सोशलिस्ट भी बने और ऐसा भी नहीं है कि हम हमारी गाड़ी को स्टेगनेंट कर दें, स्टेबल कर दें, हमारे को आगे भी डायनामिक मूवमेंट भी रखना है ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी ग्रोथ भी होती रहे। सो द कॉन्स्टिट्यूशन एज द सोशलिस्ट कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब सोशलिस्ट जैसे मैंने आपको बताया कैसे ऐड हुआ है, 42वें अमेंडमेंट के साथ ऐड हुआ सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। उससे पहले ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जरूर मौजूद था, बहुत अच्छे से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया था। ऐसा नहीं था कि सोशलिस्ट नहीं थे, हम पहले भी सोशलिस्ट थे और 1976 जो 42वां अमेंडमेंट आया उसके बाद भी हम सोशलिस्ट ही हैं। ठीक है, सिर्फ उसको उठा के हमने प्रीएम्बल में और डाल दिया है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट हमने बता दिया है। ठीक है, अब सोशलिज्म जो है वो दो टाइप का मैं आपको समझा चुका हूँ। हमारा कम्युनिस्ट सोशलिज्म नहीं है, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म नहीं है, जहाँ पे क्या है, ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सोसाइटी एंड द अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। कैपिटलिज्म की कोई बात ही नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है ही नहीं, सब कुछ सरकार का है, सब कुछ स्टेट का है, पीएसयू का है। ठीक है ना, सारे के सारे सेक्टर ही सरकार ने कर रखे हैं, अब सरकार ही इसका मैनेजमेंट देखती है, सरकार ही इसे डिस्ट्रीब्यूशन करती है, इसी से जो आउटपुट होता है वो भी सरकार डिसाइड करती है किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये चीज़ें नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा, मैंने आपको बताया ग्रोथ नहीं हो पाएगी कभी भी, और कहीं ना कहीं करप्शन और ब्यूरोक्रेसी में करप्शन बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि जिसके पास धन है वो बांटने में विश्वास नहीं करता, भले ही आपके कोई से भी प्रिंसिपल्स हो। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है कि हमने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं बांटे, हमने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं बांटे, हमने रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन नहीं बांटे, हमने अपॉर्चुनिटी टू अर्न दिस रिसोर्सेज बांट रखी है सबको, हमने अपॉर्चुनिटी टू रिसोर्सेज बांट रखी है। तो आपके पास पैसा है या नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन आप पैसा नहीं हो सकता ये किसी ने नहीं रोका है। आज अंबानी अडानी अगर करोड़ों में खेल रहे हैं तो आप भी करोड़ों में खेल सकते हैं, कोई नहीं रोक रहा। आज कोई पॉलिटिकल सिस्टम में उतरा हुआ है तो आपके ऊपर भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई बेसिकली बैरियर नहीं है कि आप उस सिस्टम में नहीं उतर सकते। तो हमने जो अपॉर्चुनिटी है उसको सोशलिस्ट रखा है, हमने सबको अपॉर्चुनिटी दी। हमारे देश में सब कुछ सबके लिए खुला है, आपको बिजनेस करना है, आपको नौकरी करनी है, आपको कोई भी सिस्टम करना है, आप पूरी तरीके से फ्री हैं। हर आदमी के पास वो अपॉर्चुनिटी है, अब वो चुनता है तो बढ़िया है, नहीं चुनता तो उसकी इच्छा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हम आगे से घर से जाके बांटने चले गए हैं, हम सबको एक एक घर जाके सारी चीज़ें बांट रहे हैं कि भाई साहब ये आपको नौकरी मिली, या आपको आपका पैसा मिला, या आपको ये मिला। ठीक है, हालांकि हमारी जनता की डिमांड ऐसी होती जाती है कि जनता मांगना चाहती है कि सरकार ही सब कुछ उठाए, सरकार की हेडेक है, हमारे को पालना मतलब सरकार की हेडेक है। हमारा तो जीवन में काम क्या है, पैदा हो जाओ, अब पैदा हो ही गए तो जीना है, और जिएंगे किसके भरोसे, सरकार के भरोसे। तो ऐसा नहीं होता, और ये कभी भी प्रैक्टिकली फेवरेबल भी नहीं है, और इससे कभी भी फीजिबल रिजल्ट्स भी नहीं निकलेंगे। आपको भारत देश में कैसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे आपकी जो अपॉर्चुनिटी है दैट इज अवेलेबल टू एवरीबडी, पूरा डेमोक्रेटिक है, आपको अमीर बनने के लिए कोई नहीं रख रखा, आपको प्रोडक्शन रिसोर्सेज जो है, सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है, सोर्सेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, वो आप अपने पास रखें, उनको कोई मना नहीं कर रहा, बट उसके लिए आपको काबिल बनना पड़ेगा। जितने आप काबिल बनते जाएंगे, जितनी अपॉर्चुनिटीज को आप ग्रैब करते जाएंगे, उस तरीके से आपका उद्धार होता रहेगा। तो दिस इज बेसिकली द इनडायरेक्ट वे ऑफ वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के लिए अवेलेबल सब कुछ है, बट उनको वेलफेयर तो खुद का खुद ही करना पड़ेगा, ये हमारे यहाँ पे है। तो ये दो टाइप के सोशलिज्म होते हैं, अगर अपन सीसॉ पे देखें, दो ये सीसॉ मान ले, तो एक होता है मार्क्सिज्म, जो कि मार्क्सिस्ट जो रशिया में था कि भैया सब कुछ बांट दो, और उस बांटने के चक्कर में क्या होता था, बहुत सारा करप्शन, बहुत सारी गंदगी होती थी। और एक होता है गांधीयन फिलोसफी पे सोशलिज्म है, गांधीयन में क्या है, अपॉर्चुनिटी को बांटो, अपॉर्चुनिटी सबको दो। पहले क्या होता था, हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी नहीं होती थी हमारे भारत देश में, क्योंकि हमारे यहाँ पे कैटेगरी डिसाइडेड थी, जो हमारे कास्ट सिस्टम जो हमारे मनुस्मृति में चलता हुआ आ रहा है, उसमें हमारे काम भी डिसाइड होते थे कि भैया ये क्षत्रिय है तो लड़ने का काम इसका है, ये वैश्य है तो बिजनेस कम्युनिटी इनकी है, ठीक है, ये ब्राह्मण है तो पूजा पाठ का काम इनका है, शूद्र है तो साफ सफाई वाले काम इनके हैं। तो ये पहले से फिक्स होता था। तो अब आप इसमें बोल सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी सबके लिए नहीं थे। आज कोई शूद्र घर में पैदा हुआ है, शूद्र वंश में पैदा हुआ, लेकिन उसमें बिजनेस टैक्टिक्स हैं, पर वो बिजनेस कर ही नहीं सकता। उसमें पंडित के गुण है, वो रिलीजियस एक्टिविटीज कर सकता है, बट उसको अलाउड ही नहीं है। उसमें बल है, वो क्षत्रिय एक्टिविटीज कर सकता है, पर उसको अलाउड ही नहीं है।
तो तब अपॉर्चुनिटीज वर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, अपॉर्चुनिटी हमारे देश में इक्वली नहीं थी। हायर लेवल लोगों के पास हायर अपॉर्चुनिटीज थी, लोअर लेवल जो लेग ऑफ पीपल थे या लोअर लेवल ऑफ पीपल थे उनके पास, बेचारों के पास छोटे वाले काम ही थे। तो इससे इनइक्वालिटी क्या थी, बहुत सारी बढ़ती जा रही थी हमारे देश में। तो हमने क्या सोचा, हमने ऐसा सोचा कि अपॉर्चुनिटी सबको दो। आज किसी शूद्र के बच्चे को या किसी SC ST कम्युनिटी या बैकवर्ड क्लासेस की कम्युनिटी जो है, उनको अगर कोई टॉप नॉच हायर गवर्नमेंट ऑफिशियल बनना है या पॉलिटिकल सिस्टम में उतरना है या हमारे फॉर दैट मैटर प्रधानमंत्री बनना है, तो किसी प्रकार की रोक नहीं है, आप बन सकते हो। पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था, पहले हमारे भारत देश में ऐसा पॉसिबल नहीं था, चाहे आप वो ब्रिटिश काल में ले लो या उससे पहले जो दूसरे राज रजवाड़े वाले काल थे उसमें भी ये पॉसिबल नहीं था। बट राइट नाउ इट इज वेरी मच पॉसिबल। आप कुछ भी चाहें आप कर सकते हैं, देयर इज नो स्टॉपेज टू इट। क्लियर है? तो हमने क्या करा, हमने इस तरीके का एक सोशलिज्म बनाया जहां पे मार्क्सिज्म और गांधीयन का मिक्स है, बट इट इज टिल्टेड। अगर सीसो पे बात करूंगा तो दिस इज टिल्टेड, ये गांधीयन सोशलिज्म की तरफ झुका हुआ है। सीसो होता ना एक झूला, थोड़ी ड्राइंग भी खराब है मेरी, तो मार्क्सिज्म, ठीक है, तो ये झूला जो है ना, ये सीसो वाला एक गांधीयन सोशलिज्म की तरफ झुका हुआ है। हालांकि क्योंकि हमारा भारत देश बहुत ज्यादा गरीब और बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ और बहुत ज्यादा इलिटरेट था, लिटरेसी लेवल में अनएडुकेटेड था, तो हमें इस टाइप की वाली मार्क्सिज्म वाली सोशलिज्म भी करनी पड़ी। बहुत सारी चीजें हमें फ्री में बांटनी पड़ती है टू एवरीबडी, राशनिंग करनी पड़ती है। तो मार्क्सिज्म भी हमें रखना था। ऐसा नहीं था कि भैया सब अपॉर्चुनिटी के बेस पे होगा, जिसकी क्षमता हो या जिसके पास मेहनत करने का वो हो, वही जाके उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करे और उससे उसका बेनिफिट ले, क्योंकि पॉसिबल नहीं था। हम बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए हो चुके थे, हमारा देश बहुत ही ज्यादा त्रस्त हो चुका था, तो हर किसी के पास अपॉर्चुनिटी अवेल करने की पॉसिबिलिटी भी नहीं थी। अब कोई बेचारा गरीब बैठा है जो कि बैकवर्ड क्लास का भी है, उसको सब ने बॉयकॉट कर रखा है, तो उसको पहली बात तो अपॉर्चुनिटी पता करना ही बहुत बड़ी बात है, प्लस अपॉर्चुनिटी के लिए फाइट करना अलग बात है, तो वो डिफिकल्ट था। तो इसलिए हमारे को कहीं ना कहीं मार्क्सिज्म भी करना पड़ा, हमारे को एक मिक्स्ड इकोनॉमी बनानी पड़ी, हमारे को हमारे देश में ऐसा सोशलिज्म भी करना पड़ा जहां हम फ्री में बांटते हैं बहुत सारी चीजें, क्योंकि वो जरूरी है। कुछ बहुत ही ज्यादा बिलो दी पॉवर्टी लाइन लोग हैं जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कुछ भी नहीं है और उनके पास न लिटरेसी है कि वो इन चीज़ों को समझ पाएं। तो जब तक ऐसी स्टेट पे हम नहीं आ जाते, ऐसी स्थिति में नहीं आ जाते जब हमारा देश रिसोर्सफुल हो जाए, हमारे देश की जनता समझदार हो जाए, पढ़ी लिखी हो जाए, तब तक हमें ये भी फॉलो करना है मार्क्सिज्म, और साथ साथ हमें गांधीयन को तो करना ही है। इसलिए टिल्टेड टूवर्ड्स गांधीयन है। अपॉर्चुनिटी तो सबके लिए अवेलेबल हमें रखनी ही है। क्लियर है? तो आई होप आपको सोशलिस्ट क्लियर हो गया हो कि क्या होता है सोशलिस्ट और किस तरीके से हमारे भारत देश में इसका कौन सी फोटो हम फॉलो करते हैं, कौन सी पिक्चर हम फॉलो करते हैं। फिर आता है सेक्युलर। सेक्युलर हमारे भारत देश की सबसे बड़ा अंटा, जो सबसे बड़ी दिक्कत हमारे देश में है, सेक्युलरिज्म। दिक्कत इन द सेंस क्यों बोल रहा हूँ, दिक्कत इसलिए है सेक्युलरिज्म क्योंकि हमारे देश में सदियों से इस पे लड़ाई चलती हुई है, धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ चलती आई है, और आज भी आप देख सकते हैं कि क्या बेहतरीन तरीके से हमारे भारत देश में लड़ाई होती ही रहती है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है सेक्युलर। क्योंकि एक तो सबसे पहले हमने सेक्युलर का जो मीनिंग है हमारे भारत देश में, दैट इज नॉट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ सेक्युलर। सेक्युलर का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो नहीं है, क्योंकि सेक्युलर का जो डिक्शनरी मीनिंग होता है दैट इज डाइवोर्स फ्रॉम द रिलीजन। डाइवोर्स फ्रॉम द रिलीजन, ठीक है। जो स्टेट होती है, जो आपकी स्टेट मशीनरी है, जो आपकी सरकार है, जो आपकी गवर्नेंस बॉडी है, वो पूरी तरीके से अलग होती है रिलीजन से। धर्म का कोई लेन देन नहीं है पॉलिटिक्स से। क्लियर है बात? आपको पुराने समय पे अगर जाएंगे अपन, और पुराने बिल्कुल विपरीत काल, पुराने काल में जाएंगे अपन, तो इसमें क्या होता था, पहले रिलीजन जहाँ पे होता था, जहाँ से धर्म होता था, वहीं से पॉलिटिक्स होती थी, वहीं से पॉलिटिक्स उत्पन्न होती थी, और यहीं से सारी राय मशवरे होते थे। धर्म को रखते हुए ही देश की पॉलिसीज, अपने एरिया की पॉलिसीज, या जो भी आपका राज का एरिया था, वहाँ पे जहाँ पे आपका राज होता था, वहाँ पे आप सारी पॉलिसीज, पॉलिटिक्स कहाँ से करते थे? रिलीजन के थ्रू ही करते थे। बट धीरे धीरे ये इतने सारे अटकने लग गए, इनमें इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग गए कि मैं लोगों के बारे में सोच रहा हूँ, उनकी भलाई के बारे में सोच रहा हूँ। आज मैं जैसे मेरे शूद्र कम्युनिटी के बारे में सोचूं, तो शूद्र कम्युनिटी के बारे में सोचना पॉलिटिकली ठीक है, मुझे करना चाहिए, लेकिन क्या होता है, दिक्कत क्या है, रिलीजन आड़े आ जाता है। रिलीजन आड़े आ जाता है, वो बोलता है नहीं भैया ये तो बने ही इसके लिए हैं। क्लियर है बात? तो रिलीजन से क्या हो रहा था, बहुत सारे बैरियर्स आ रहे थे, बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आ रहे थे, और धीरे धीरे जैसे जैसे लिटरेसी बढ़ी तो लोगों को समझ में आया नहीं भैया रिलीजन इज टोटली डिफरेंट थिंग, और पॉलिटिक्स, आपको राजतंत्र या लोकतंत्र जो भी आपको चलाना है, दैट इज टोटली डिफरेंट। आपको जब गवर्नेंस करनी है तो आप रिलीजन को बीच में नहीं ला सकते, और तभी सेक्युलर चीज का निजात हुई कि रिलीजन को बिल्कुल अलग पटको
और आप अपने देश की गवर्नेंस या आपके एरिया की जो गवर्नेंस है उसको बिल्कुल अलग करो, उसमें धर्म का कोई भी लेन देन नहीं होना चाहिए। इट मीन्स इट शुड बी डाइवर्स्ड फ्रॉम द रिलीजन टोटली, कहीं से भी कोई भी रिलीजन नहीं आना चाहिए। बट हमारे देश में क्या हुआ, हमारे देश में हमने पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ सेक्युलर रख दिया, जो कि सुनने में तो काफी अच्छा लगता है कि सर्वधर्म संभव, हमने सारे धर्म को संभव कर दिया। मतलब हमारी स्टेट का जो बैकिंग है दैट इज फॉर ऑल रिलीजन, सारे धर्म आप हमारे देश में मान सकते हो, मानने के अलावा आप उसको प्रोफेस कर सकते हो, आप रास्ते में उसका प्रोपोगेट कर सकते हो, आप उसके ढोल नगाड़े चद्दर झांकियाँ आपका जो मन करे आप कर सकते हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। और जब ऐसा होता है तो क्या हो जाता है, ऐसा होने से क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। कैसे होता है डिवीजन, भले ये देखने में नहीं लगता कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है कि सारे धर्म साथ साथ चल रहे हैं, कोई मना ही नहीं है, बट ये क्या है, सिर्फ गुड पिक्चर देखते हैं अपन, गुड पिक्चर देखते हैं। आप ये समझो कि जैसे जैसे इतनी सारी चीज़ें प्रोपोगेट हो रही है, इतने अलग अलग धर्म, इतने अलग अलग छोटे छोटे धर्मों में भी छोटी छोटी जो बाइफर्केशंस हैं, उनका जब डिवीजन होता है, उनको अलग अलग तरीके से एम्बॉडी किया जाता है, उनको अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है, प्रोफेस किया जाता है, प्रोपोगेट किया जाता है, तो आपस में लोगों को टकराव होना चालू हो जाता है कि यार मेरे धर्म में तो ये चीज़ है, तेरे धर्म में ये जो चीज़ है ना गलत है, हमारे धर्म में तो नहीं है ये, क्योंकि फिर हमारी वाली फीलिंग, मेरी वाली फीलिंग आ जाती है। तो ये उल्टा जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम करता है मेरी नज़र में, ये मेरी नज़र है सेक्युलर को लेके। हालांकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स की विचार थे वो ये थे कि सब हर्षोल्लास के साथ सारे धर्म मनाएं, सारे त्यौहार सेलिब्रेट करें, सारी चीज़ें करें और खुले में करें और उसको प्रोपोगेट करें, अपने आप फैलाएं, फैलाव में भी कोई दिक्कत नहीं है। बट इससे दिक्कत यही है कि डिवीजन क्रिएट होता है, बहुत सारे टुकड़े होते हैं, हर आदमी अपने घर में अपने धर्म का झंडा लगा के बैठा है, हर आदमी अपने धर्म की झांकियां निकाल रहा है, हर आदमी अपने धर्म की बातें कर रहा है, बड़े बड़े पोस्टर लगा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ऐसे ऐसे छोटे छोटे सेक्ट, ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे अलग अलग चीज़ों के, तो आपस में रिफ्ट तो क्रिएट होना ही है। कोई बोलेगा तुम्हारे धर्म में ये गलत है, कोई बोलेगा तुम्हारे धर्म में ये गलत है, कोई बोलेगा मेरा धर्म सबसे ऊपर है। और फिर वही बात है, हमारे को तो जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वो तो क्या है, दूसरे को बीट करना और ऊपर आना। और जब ये डिफरेंस की वजह मिल जाती है तो ये और ज़्यादा प्रोफाउंड हो जाते हैं। तो इट इज़ रॉन्ग, मतलब इट इज़ रॉन्ग। सेक्युलर अगर डाइवोर्स फ्रॉम रिलीजन होता तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर होता कि भैया किसी प्रकार का कोई रिलीजन है ही नहीं, अलाउड ही नहीं है, आप अपने घर में पूजा पाठ करो, बाहर किसी प्रकार का कोई भी नहीं होना चाहिए। आप स्टेट किसी भी प्रकार से किसी भी रिलीजन को ना बैकिंग नहीं देगी। हालांकि हमारे यहाँ पे क्या है, सारे रिलीजन को इक्वल बैकिंग है। अगर रिलीजन प्रमोट भी करना है तो सरकार भी सारी तरीके से सारे रिलीजन को इक्वली बांटेगी। ऐसा नहीं कि आप पर्टिकुलर धर्म को कर सकते हो फेवर, ये जरूर अच्छी बात है कि पर्टिकुलर धर्म को फेवर नहीं करोगे, बट आपको सारे धर्म को इक्वली प्रोटेक्ट करना है। तो अगर आपकी किसी पिलग्रिमेज ज़्यादा है, तो पिलग्रिमेज यात्राएं होती हैं, जो ये तीर्थ यात्रा होती है, तो अगर आप एक धर्म पे कर रहे हो तो आपको उसके लिए दूसरी को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, उनके लिए भी प्रोविजन देना पड़ेगा। तो आज हमारे यहाँ पे हज यात्रा होती है, वो भी सरकार उसमें कंट्रीब्यूट करती है। हमारे हिंदुओं के लिए तीर्थ यात्राएं होती है, जो धाम की यात्राएं होती है, तो उसमें भी सपोर्ट करती है। अमरनाथ यात्रा होती है तो उसमें भी सपोर्ट करती है। तो सरकार को सारे धर्म को इक्वली सपोर्ट करना है, फिर सेक्युलर का मतलब ये है। क्लियर बात? तो वी हैव द पॉजिटिव अप्रोच टू इट्स, बट दिस पॉजिटिव अप्रोच इज लीडिंग अस टू वेरियस प्रॉब्लम्स, जो आप खुद भी महसूस कर सकते हैं कि भारत देश में कितनी सारी प्रॉब्लम है धर्म को लेके, कितने मारकाट चल रही है, चलती भी आई है। मतलब ऐसा नहीं है कि आज हुई है, पहले से तो इम्प्रूव्ड ही सिचुएशन है, बट क्योंकि अब लिटरेसी इतनी बढ़ रही है तो अब आपको ये चीज़ भी अखड़ती है कि यार ये क्यों हो रहा है। सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज द पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, दैट इज ऑल रिलीजन्स इन आवर कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ। कितनी भी भीड़ हो उस रिलीजन की, कोई मना ही नहीं है, भले 5 आदमी मानने वाले हों, तो वो रिलीजन को सरकार एक्सेप्ट करेगी और उसको बैकिंग उसी तरीके से देगी जो 5 करोड़ लोग फॉलो कर रहे हैं। हैव द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। क्लियर है बात? तो ये होता है हमारे सर्वधर्म संभव वाला जो सेक्युलरिज्म है वो हमारे भारत देश में फॉलो होता है। फिर आते हैं हम डेमोक्रेटिक पे। तो एक और वर्ड दिया हुआ है, सोशलिस्ट, सॉवरेन, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक इज बेसिकली क्या है, डेमोक्रेसी मतलब जो भी गवर्नेंस की पावर है, इस देश को चलाने की पावर है, दैट इज फ्रॉम दी पीपल, दैट इज फ्रॉम दी पीपल। तो पॉपुलर जो फोर्स है वो क्या है, लोग ही है, पॉपुलर ही इंपॉर्टेंट है। वही आपको पावर दे रहे हैं कि अपने नेता चुनो, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनो और वही आपके देश को गवर्न करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में तो लिखा हुआ ही है कि सोर्स ऑफ पावर क्या है, पीपल है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार किसने दिया, लोगों ने दिया। कॉन्स्टिट्यूशन बना के चलाओगे कौन सा देश, किसका देश, तो लोगों का देश। किसके थ्रू चलाओगे, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव कौन चुनेगा, पीपल चुनेंगे। लोग अपने अपने चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं अपनी अपनी पार्टी के, अपने जो भी अच्छे लोग हैं उनको चुनेंगे, जो उनको पसंद है, जो उनको लगता है कि उनकी फीलिंग्स को भारत देश पे लागू करेंगे या उनकी जो सोच विचार है उसको लागू करेंगे।
तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और फिर उसी कॉन्स्टिट्यूशन से जिसको लोगों की पावर के थ्रू बनाया गया है उससे वो भारत देश को गवर्न करते हैं। तो जितना भी एक देश को चलाने या एक एरिया को चलाने या जो भी स्टेट को चलाने का पावर है वो कहाँ से आ रही है, वो लोगों से आ रही है, न कि किसी मोनार्कियल सिस्टम से आ रही है कि राजा चला रहा है, राजा की जो इच्छा हो रहा है वो कर रहा है। क्योंकि राजा की जब इच्छा होती है तो वो आर्बिट्ररी हो जाता है, उसमें कोई भी सेट रूल्स नहीं होते, आर्बिट्ररी हो जाता है। राजा की इच्छा करेगी वो करेगा, कोई उसको रोकने वाला। उसका मूड खराब है तो वो किसी को मार भी सकता है, उसका मूड खराब नहीं है, खुश है तो किसी को माफ भी कर सकता है। देयर इज नो सेट रूल्स, ठीक है ना। कैसे भी देश चल सकता है, फिर आपके राजतंत्र हो जाता है, लोकतंत्र नहीं होता। और वहीं पर डेमोक्रेसी लोगों का एक सेट पैटर्न है, उसी लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में सेट रूल ऑफ लॉज दे रखे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको देश चलाना है। और बार बार लोग जो होंगे हर एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद अपना जो नेता है, जो अपना जो देश चलाने की जिसको अधिकार देना है उसको बदलते रहेंगे। अगर वो सही काम करेगा तो उसको जारी रखेंगे और नहीं करेगा तो उसको हटा के दूसरे आदमी को ले आएंगे। दिस इज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी। क्लियर है। सो डेमोक्रेटिक पॉलिटी इज स्टिपुलेटेड इन द प्रीएम्बल इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी। मतलब सारी जो भीड़ है, जो जनता है वो ही, उसी के पास पावर है, वो ही अपना आदमी चुनेगी, रिप्रेजेंटेटिव चुनेगी जो आपके भारत देश को चलाएगा। दिस इज द पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल। ठीक है ना। उस आदमी के पास भी पावर नहीं, उस आदमी को उस गद्दी पे बैठाया है इसलिए उसके पास पावर है, और उसको गद्दी पे बैठाने वाले कौन? देश की जनता। आज मोदी जी के पास जो पावर है वो मोदी जी की पावर नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी की पावर है। वो किसकी पावर है? वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी की पावर है। इससे पहले मनमोहन सिंह जी थे तो उनके पास भी वही पावर थी, हालांकि उन्होंने इस्तेमाल शायद ज्यादा नहीं करी होगी उसकी, और मोदी जी हैं जो इसका बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव यूज ले रहे हैं, तो पीएम की पावर है। सिमिलरली इंदिरा गांधी थी तो उन्होंने अलग तरीके से इसकी पावर का यूज किया था, तो उस गद्दी की पावर है। और वो गद्दी के अंदर पावर कहां से आई? वो गद्दी के अंदर पावर आई जनता द्वारा दी गई पावर है। वो इंसान के पास पावर नहीं है कि यार राजा की औलाद थी, रजवाड़े से आया है इसलिए इसके पास पावर है, ऐसा नहीं है। क्लियर है। द टर्म डेमोक्रेटिक इज यूज्ड इन प्रीएम्बल in the broader sense embracing not only political democracy but also social and economic democracy। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं है कि लोगों के पास पावर है कि भैया आप अपना इलेक्शन कंडक्ट कराएं, मतलब आप अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको चुने या आप सब अधिकार दें। पहले हर कोई वोट नहीं दे सकता था, लेकिन अब सारी जनता, यूनिवर्सल अडल्ट सफराज है आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो हम सब के सब वोट दे सकते हैं वंस वी अचीव अडल्टहुड। जैसे 18 साल के होंगे तो आप वोट देने के लिए एलिजिबल हैं, आप वोट दे सकते हैं, और साथ ही साथ आप इलेक्शन में भी खड़े हो सकते हैं, आप खुद भी एक कैंडिडेट बन सकते हैं, वो भी इट इज अवेलेबल टू एवरीबडी। ठीक है। उसमें भी कोई अलग से इलेक्टोरेट नहीं है कि स्पेसिफिकली यही आदमी खड़ा होगा या ऐसी कम्युनिटी का होगा, ये चीज़ हमारे देश में नहीं है। ठीक है। फिर सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी अवेलेबल है, सारी चीज़ें सोशल, कोई भी हमारे यहाँ पे इक्वालिटी की बात है बेसिकली, और लोगों को सारी अपॉर्चुनिटी है, हर आदमी के पास सारी अपॉर्चुनिटी है कि वो नेता बने, वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कलर का हो, सबके पास अवेलेबल है। जितनी भी एग्जीक्यूटिव लेवल ऑफ अथॉरिटी है, जो भी आपके ब्यूरोक्रेसी है, उसमें पार्ट लेने का भी सबको बराबर अधिकार है। इकोनॉमिक रिसोर्सेज जिनके पास है उनके पास भी सारे के सारे अधिकार हैं कि भैया आपके पास कोई सीमा नहीं है कि आपके पास इतना पैसा नहीं हो सकता या इतना पैसा आपको अलाउड नहीं है रखना, आप कमाओ, आपको कोई मना नहीं कर रहा, प्रॉपरली आप टैक्स भरो, आपके पास सारी पावर्स हैं। क्लियर है। तो हर तरीके से पावर डेमोक्रेसी है, सब कुछ लोगों के लिए है, किसी भी स्पेसिफिक सेक्ट, किसी भी तरह का बंटवारा नहीं है कि इट इज मेंट फॉर ओनली दीज काइंड ऑफ पीपल, और इन लोगों के लिए ये हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी जो होती है दैट इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब जैसे नाम पता पड़ रहा है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो डायरेक्ट मतलब अगर मुझे कोई भी कानून बनाना है, कोई भी लॉ बनाना है, मुझे देश गवर्न करना है, तो मैं डायरेक्टली लोगों से पूछूंगा, इस भारत देश की जनता से पूछूंगा, दैट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कब है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वहां पे है जहां पे लोग न करके लोग अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, और वो भारत देश को गवर्न करेंगे। तो जो भी कानून है वो कौन बनाएंगे? ये बनाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव है वो बनाएंगे, और उसको लागू भी यही लोग करेंगे। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी कब होगी? आपको समझ में आता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज फीजिबल जब आपकी पॉपुलेशन क्या हो? लो हो। जब आपकी पॉपुलेशन कम हो तभी तो आप सबसे विचार ले पाएंगे, सबकी राय मशवरा कर पाएंगे, क्योंकि लोग कम होंगे जब तो। लेकिन हमारे भारत देश में तो पॉसिबल ही नहीं है, हम 150 करोड़ के आसपास पहुंच रहे हैं, तो 150 करोड़ लोगों से आप राय नहीं ले सकते हो। और 150 करोड़ के बाद दूसरी बात है लिटरेसी, पढ़े लिखे लोग भी होने चाहिए, मतलब आपको समझ में आना भी चाहिए कि भैया देश कैसे गवर्न होता है।
तो ये लिटरेसी भी नहीं है हमारे यहाँ पे। लिटरेसी हो तो भी हम लोगों से राय, आज जीएसटी जैसे कॉम्प्लिकेटेड इशू पे क्या मैं जनता की राय ले सकता हूँ? नहीं ले सकता जनता की राय, क्योंकि जनता की इतनी समझ ही नहीं है कि वो जीएसटी के बारे में मुझे राय दे पाए, और राय दे भी पाए तो सही राय दे पाए। फिर तो वही तुक्का लगाने वाला हो गया, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में ऑडियंस पोल होता है, तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन है, तो सब आदमी ABCD सब कुछ चुन लेते हैं, क्योंकि जनता को ज्ञान नहीं है, जनता तो सिर्फ देख रही है। तो लिटरेसी नहीं है तो ऑब्वियसली बात है भैया, जीएसटी जैसे जो कॉम्प्लिकेटेड कानून है वो आप नहीं लागू कर पाओगे। डायरेक्ट डेमोक्रेसी फीजिबल नहीं है भारत देश में। पॉपुलेशन वाइज तो वैसे ही नहीं है, 150 करोड़ लोगों से राय लेना, मशवरा लेना और फिर हल्का सा भी फेरबदल करना, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज अवेलेबल इन स्विट्जरलैंड ओनली, जहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो होती है। वहाँ पे भी हालांकि ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें इनसे पूछी जाती है, बट हाँ काफ़ी सारे लॉज हैं, फेडरल लॉज जो हैं वो बेसिकली स्विट्जरलैंड में इनसे राय मशवरा इनसे किया जाता है। और वहीं पे जब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी अगर बात करेंगे तो ये हमारे भारत देश में होती है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी कि हम जो जनता है वो वोट देती है, वोट देके अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनती है, हर लेवल पे, स्टेट लेवल पे भी, सेंट्रल लेवल पे भी, पूरे फेडरल मैकेनिज्म में। और वहाँ पे वो फिर उस अकॉर्डिंगली पॉलिसीज और लॉ बनाते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज प्रेवलेंट इन इंडिया, हाउएवर डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज प्रेवलेंट ओनली इन स्विट्जरलैंड। क्लियर है बात? सो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये मैं आपको समझाई दिया। द पीपल एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर डायरेक्टली एज इन केस इन स्विट्जरलैंड। 4 डिवाइसेस होते हैं जिनके थ्रू ये काम होता है वहाँ पे। 4 बेसिकली होते हैं। रेफरेंडम, जब भी कोई कानून बनाना है तो वही वोट दीजिए कौन कौन इसके फेवर में है, कौन कौन इसके फेवर में नहीं है। रेफरेंडम ऐसा हमारे भारत देश में भी कई बार हुआ, राज के चक्कर में जूनागढ़ की जनता से कराया है, कई बार तो नहीं, एक आध इंस्टेंस है। ठीक है, जब हम जनता से राय लेते हैं, ठीक है ना, तो रेफरेंडम आजकल इंस्टाग्राम पे भी आ गया, सोशल मीडिया पे भी आ गया कि आप अपनी राय दीजिए, पोल दीजिए, तो उस टाइप का ही आप कुछ मान लीजिए। अब क्योंकि सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है कि भाई साहब हमारे देश में भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल है टू एन एक्सटेंट। क्योंकि आप जब बिग बॉस के वोट के लिए आप लोगों से मांग सकते हो कि भैया बिग बॉस में किस कंटेस्टेंट को बचाना है, या रोडीज के लिए आप वोट मांग सकते हो, टीवी सीरियल्स के लिए आप वोट मांग सकते हो, तो भारत देश के कानून के लिए भी वोट मांग सकते हो। फीजिबिलिटी है एक लेवल तक, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमारा भारत देश अभी इतना सारा लिटरेट नहीं है, इतनी एजुकेशन नहीं पहुंची हुई, इतनी समझ नहीं डेवलप हुई है। पढ़ना लिखना भी फिर भी समझ में आ गया, पढ़ना लिखना आता है, लेकिन समझ अभी इतनी डेवलप नहीं हुई है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैरियर जिसकी वजह से हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो नहीं सकते, और आने वाले फ्यूचर में भी मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ हो पाएगा। ठीक है, सिमिलरली इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइड, ये 4 हथियार हैं, 4 टूल्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं काय में, डायरेक्ट डेमोक्रेसी वाली जो जगह होती है वहाँ पे। बट आपके काम की नहीं है, आपको सिर्फ नाम याद रखना है, डिटेल में आपको पहुँचना नहीं है। आपको क्या 4 वर्ड याद रखना है, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, प्लेबिसाइड एंड रिकॉल। क्लियर है? फिर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर एंड दस कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड मेक द लॉज। तो हम क्या करते हैं, हम हमारे वोट जाते हैं, वोट दे के आते हैं एट एवरी लेवल, लोकल लेवल, म्यूनिसिपल लेवल पे भी देते हैं हम वोट, पंचायत लेवल पे भी देते हैं, देन हमारे स्टेट लेवल पे भी देते हैं, देन हमारे सेंट्रल लेवल पे भी देते हैं। और वहाँ पे जब हम वोट देते हैं तो वोट देने के बाद हमारे रिप्रेजेंटेटिव, हमारे प्रतिनिधि सिलेक्ट किए जाते हैं, और फिर वो हमारे भारत देश को गवर्न करते हैं। जो भी लॉ कानून बनाने हैं, लेजिस्लेशन करना है, फिर उसको लागू करना है, एग्जीक्यूटिव करना है, एग्जीक्यूटिव का जो काम है वो सब कुछ वो रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। हम सिर्फ बैठ के देखते हैं, तमाशा देखते हैं, और फिर हम उस पर कमेंट्री करते हैं कि भैया ये गलत कर दिया मोदी जी ने, ये गलत कर दिया केजरीवाल जी ने, राहुल गांधी ने ये कर दिया। ठीक है, हम सिर्फ कमेंट्री करने वाले लोग हैं, बाकी सारे काम हमारे रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इज ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब इसमें भी डेमोक्रेसी में क्या होता है, 2 टाइप की डेमोक्रेसी, इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं, क्योंकि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि हम हमारे प्रतिनिधि सिलेक्ट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट कर रहे हैं, और फिर वो भारत देश को गवर्न कर रहे हैं, हमारे देश को गवर्न कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी 2 टाइप की होती है, रिप्रेजेंटेटिव जो डेमोक्रेसी होती है वो भी 2 टाइप की होती है। एक होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम और एक होती है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमारे भारत देश में फॉलो की जाती है, जहाँ हमारे 2 हाउस होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, फिर हमारा एक हेड होता है डिफेक्टो हेड और एक डी योर हेड। तो एक प्राइम मिनिस्टर होता है जो सारा रियल पावर्स जिसके पास होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर है। फिर एक हमारा नॉमिनल हेड होता है जो कि प्रेसिडेंट है, जिसके पास एज सच पावर टू गवर्न नहीं है, बट फिर भी काफ़ी सारी पावर है। ही इज़ दी फर्स्ट पर्सन ऑफ आवर कंट्री। तो वो होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में क्या होगा, जैसे आपको नाम पता पड़ रहा है, मैंने पार्लियामेंट्री बताया क्या है, पीएम सबसे इंपॉर्टेंट, रियल पावर्स पीएम के पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास। लेकिन प्रेसिडेंशियल के पास क्या होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में क्या होता है, प्रेसिडेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, यानी फर्स्ट, जैसे यूएसए में
जैसे यूएसए में, तो वहाँ का जो प्रेसिडेंट होगा ही विल बी द फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री, और उसी के पास सारी पावर्स होंगी यूएसए में। क्लियर है? तो वहाँ पे प्रेसिडेंट हेड है, प्रेसिडेंट के पास रियल पावर है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के पास रियल पावर्स हैं, और नॉमिनल पावर्स और नॉमिनल हेड कौन है हमारे भारत देश का, हालांकि फिर भी प्रेसिडेंट ही कहलाता है। तो दो टाइप की डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी भी हो सकती है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हो सकती है। ये क्या होती है और डिटेल में इसको अब हम आगे जाके जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आगे के पन्ने पलटते जाएंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन की किताब के, तो हमें समझ आता जाएगा। फिर आता हमारा रिपब्लिक। और क्या वर्ड है इसमें? रिपब्लिक भी है हमारे वर्ड में। तो द टर्म रिपब्लिक इन आवर प्रीएम्बल इंडिकेट्स दैट इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज एन इलेक्टेड हेड। ये बात भी अपन कर चुके हैं कि इंडिया का जो हेड होगा वो कौन होगा, एक इलेक्टेड हेड होगा जो कि कहलाएगा प्रेसिडेंट, हु इज द नॉमिनल हेड ऑफ आवर कंट्री, बट ही इज द हेड। सबसे ऊपर प्रेसिडेंट ही है, बट उसके पास खासा पावर्स नहीं होती, ही इज मोर लाइक अ साइनिंग अथॉरिटी। तो उनके पास हालांकि बहुत सारी पावर, प्रेसिडेंट जब पढ़ेंगे तो आपको इनकी पावर भी खूब दिखेगी, बट फिर भी रियल पावर, जो काम करने वाली जो पावर्स हैं वो किसके पास है, वो प्राइम मिनिस्टर के पास है। ही इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ 5 years। और इनको क्या करते हैं, रिपब्लिक को, इनको पब्लिक डायरेक्टली नहीं चूज करके, जैसे आप अपने लोकसभा राज्यसभा लोकसभा के मेंबर्स को आप इलेक्ट करते हैं, जनरल इलेक्शन में आप पार्ट लेते हैं, फिर स्टेट इलेक्शन में आप पार्ट लेते हैं, तो आप अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव द्वारा फिर इनको चुना जाता है प्रेसिडेंट को। तो ये बेसिकली इनडायरेक्टली बाय द पीपल ही होते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी है तो बाय द पीपल तो होगा ही, लेकिन इनडायरेक्टली होगा। डायरेक्टली आप चुनेंगे पीएम को, डायरेक्टली आप चुनेंगे पीएम को। पीएम को भी डायरेक्टली चुना नहीं जाता, बेसिकली जो पार्टी के पास मेजोरिटी होती है उसके हेड को बनाया जाता है पीएम। बट वहां पे क्या है, आपके डायरेक्ट इलेक्शन है, वो डायरेक्ट इलेक्शन है, आप डायरेक्ट जाके वोट करते हो इस पार्टी के आदमी के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है, आप जो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हो, फिर उनमें आपस में इलेक्शन होता है और वो अपने प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो ये प्रेसिडेंट जब पढ़ेंगे अपन किस तरीके से प्रोसेस होता है, ये अपन जब कर ही लेंगे। इसके अलावा रिपब्लिक का एक और मतलब होता है कि भैया पॉलिटिकल सोवरेनिटी लाइज इन द पीपल एंड नॉट इन अ सिंगल इंडिविजुअल लाइक अ किंग। ये मैं आपको समझा ही चुका हूँ कि भैया राजा के हाथ में नहीं है, जितनी भी पावर्स हैं वो लोगों के हाथ में है, और लोगों को लगता है कि देश उस अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, तो वो पुराने वाले कैंडिडेट को हटा के नया कैंडिडेट भी खड़ा कर देते हैं कि भैया इसको हटाओ, इसको वोट नहीं देंगे, हम नए वो आदमी को वोट लाएंगे। तो जितनी भी पॉलिटिकल सोवरेनिटी या पावर है वो किसके पास है, लोगों के पास है। ऐसा नहीं कि राजा का बेटा है, राजा का बेटा बिल्कुल ही खड्डा पैदा हुआ, बिल्कुल बेकार पैदा हुआ, तो भी राजा बन रहा है, तो भी राजा बन रहा है क्योंकि भैया राजा का बेटा है, अब वो निकल पता नहीं कैसा सरा है, तो भी उसको राजा बनाना है। तो ये जरूरी नहीं है। यहाँ पे क्या हो सकता है भैया, राजा का बेटा राजा हो, ये जरूरत नहीं है। आप सुपरस्टार थे, पर इसका मतलब नहीं है कि आपकी औलाद भी सुपरस्टार ही पैदा हो, ठीक है। अब राजा से मतलब ये नहीं कि राजा सारे बेकार थे, कई राजा अच्छे भी हुआ करते थे, बट उनकी औलादें कई होगी बहुत खराब होती थी, तो उनको भी राजा बनाना पड़ता था, और वो फिर जैसी पॉलिसीज बनाते थे उस चक्कर में बेचारा पूरे देश को या पूरे जो भी उनका एरिया होता था, जो भी उनका राज होता था, जो भी उनका किंगडम होता था, उस पूरे को उसी तरीके से चलना पड़ता था। और इस चक्कर में पुराने ज़मानों में करोड़ों लोगों ने जान खो दी। राजा साहब बोल रहे हैं इसको मारना है, चलो टीम बनाओ, सबके सब बेचारे बल्ला लेके एरो लेके पहुंच गए, और पता पड़ा भैया 15 मिनट में तो साफ ही हो गए। तो राजा की वजह से बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ हुई, और इन बेवकूफ़ियों की वजह से, इवोल्यूशन की वजह से हमें डेमोक्रेसी जैसी चीज़ पे आना पड़ा, और डेमोक्रेसी रिपब्लिक बनाना पड़ा कि लोगों को पावर दो, लोगों को पावर दो, उनको लगेगा कि उनके हित के लिए कौन है, उसी को खड़ा करेंगे, नहीं तो सिर्फ इसलिए नहीं कि भैया तुम राजा की औलाद हो इसलिए तुम्हारे को राजा बनाना है। फिर दूसरी एक और चीज़ है, द एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास। रिपब्लिक का एक और मतलब होता है कि किसी भी प्रकार की कोई प्रिविलेज क्लास नहीं है। जो हमारे यहाँ पे मनुस्मृति में जो कास्ट सिस्टम दिया हुआ था, या जो भी स्पेसिफिक टाइटल दिए हुए थे मनुस्मृति ने, या बाद में जो ब्रिटिश क्लास ने टाइटल दिए, हमारे राजे रजवाड़ों के सिस्टम में अलग अलग क्लास होती थी कि ये काम यही काम करेंगे, ज़मींदारी ज़मींदार करेगा, ठीक है। फिर एक कोई सूबेदार बन गया, कोई दिनकर बन गया, ऐसे ऐसे हम टाइटल दे दिया करते थे, तो प्रिविलेज क्लास रख देते थे, ठीक है। और बाकी जो नीचे वाले काम है वो बेचारे ये कम्युनिटी के लोग ही करेंगे। ये ऐसा कहीं पे भी नहीं है, ये किसी भी प्रकार से प्रिविलेज क्लास को प्रमोट नहीं करता, किसी भी प्रकार की क्लास हमारे यहाँ पे मौजूद नहीं है। सारे पब्लिक ऑफिस हैं वो सबके लिए अवेलेबल हैं। आप आईएएस अधिकार, आप कोई सी भी कास्ट के हो, आपको आईएएस अधिकार बनने से कोई नहीं रोक रहा, आपको आईपीएस बनने से कोई नहीं रोक रहा। जितनी भी चीज़ें पब्लिक ऑफिस है, आपको कोई भी नेता बनने से नहीं रोक रहा कि भाई आप नेता नहीं बन सकते क्योंकि आप इस कास्ट के, इस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं या इस रंग के। ये सब चीज़ें अवेलेबल, ये चीज़ें हमारे यहाँ पे बिल्कुल प्रोहिबिटेड है अब आज की तारीख में, ठीक है। सो ये रिपब्लिक का ही कारण है। रिपब्लिक का मतलब ये है कि कोई भी प्रिविलेज क्लास नहीं है, एंड एवरी पब्लिक ऑफिस इज बीइंग ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, इट इज़ ओपन फॉर द पब्लिक एट लार्ज,
ठीक है। सो दिस वॉज रिपब्लिक। अब आते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स पे। अभी हमने नेचर पढ़ लिया सारे, तो क्या क्या नेचर थे हमारे? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये हमारा नेचर था। अब आते हैं हम ऑब्जेक्टिव ऑफ आर प्रीएम्बल या ऑब्जेक्टिव ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? जस्टिस की बात। हमें क्या चाहिए था? न्याय। हमारे भारत देश में न्याय की सबसे ज्यादा कमी थी, तो उसी न्याय को ढूंढते हुए हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। सो द टर्म जस्टिस इन द प्रीएम्बल एम्ब्रेसेस 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म्स: सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ये सब चीजें हम करीब करीब कर चुके हैं, उसी के अलग अलग तरीके से इसको बताया गया है। सिक्योर्ड थ्रू वेरियस प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब ये जितना भी जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये किस तरीके से हमारे को दिया गया है? इन दी फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स दिया गया है और इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिया गया है। फंडामेंटल राइट के थ्रू हमें बताया गया है कि आपको कैसे अचीव करनी है ये चीज़, हमारे सिटीजन को कैसे जस्टिस न्याय अवेलेबल है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन दी है कि भैया आपको ये चीज़ें करनी है ताकि यू कैन इंश्योर कि एवरीबडी इज प्रोवाइडेड विद दी जस्टिस। ठीक है। तो सोशल जस्टिस, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, समाज में जो रह रहे हैं सब बराबर होने चाहिए, ये न्याय सबको चाहिए। पहले ये न्याय नहीं होता था, हर आदमी को अलग अलग नज़र से देखा जाता था कि भैया तुम इस कम्युनिटी के हो, तुम इस कलर के हो। कलर तो हमारे भारत देश में इतना पॉपुलर नहीं था, बट इस धर्म के हो, इस जात के हो, इस पात के हो। ठीक है। इवन हमारे जेंडर को भी इंपॉर्टेंस थी। जो विमेन होती थी उनको नीचे देखा जाता था, जो मैन होते थे उनको ऊपर देखा जाता था, ब्रेव देखा जाता था। ठीक है। पेट्रियार्कल सोसाइटी होती थी हमारे यहाँ पे। तो ये किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन अब नहीं होगा। इकोनॉमिक जस्टिस, जैसे मैंने आपको बताया, पर्टिकुलर लोगों के लिए पर्टिकुलर काम तय थे, हायर क्लास वालों के लिए हायर काम थे, लोअर क्लास वालों के लिए लोअर काम थे। तो अब ये भी नहीं है इकोनॉमिक जस्टिस, सबको फ्री हो, आपको जो काम करना है करो, कोई मना नहीं कर रहा। पॉलिटिकल जस्टिस भी नहीं था, कुछ ही लोग वोट दे पाते थे, कुछ ही लोग इलेक्शन में खड़े हो पाते थे, कुछ ही लोग देश को चलाते थे या उस एरिया को चलाते थे। अब पॉलिटिकल जस्टिस है, हर कोई के पास बराबर पॉलिटिकल राइट है, हर कोई इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, हर कोई कैंडिडेट बन सकता है और हर कोई वोट दे सकता है 18 साल का होने के बाद, प्रोवाइडेड कुछ रेस्ट्रिक्शंस है वो नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से हम जस्टिस पूरी तरीके से प्रोवाइड करते हैं, ये हमारे को ध्यान रखना है। तो 3 टाइप के जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस हम प्रोवाइड करते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, ये हमारे को प्रीएम्बल में दे रखा है। फिर बोल रखा है लिबर्टी। लिबर्टी का नाम क्या है? आज़ादी। नाम क्या? लिबर्टी का मतलब क्या है? आज़ादी। तो लिबर्टी के अगर आपने जूते पहन रखे हैं तो आप पूरी तरीके से आज़ाद हो, आप देश के किसी भी कोने में घूम सकते हो। ठीक है। सो लिबर्टी क्या है? लिबर्टी इज बेसिकली दी आज़ादी। आपके पास, एक नागरिक के पास, इस भारत देश के पास पूरी तरीके की आज़ादी है, उसको जो करना है वो कर सकता है, जो काम करना है वो काम करे, जहाँ जाना है पूरे देश में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, जहाँ जाना है वहाँ जाए, कोई रोक टोक नहीं है किसी प्रकार की, जो काम करना है वो कर सकता है, प्रोवाइडेड बस वो इलीगल नहीं होना चाहिए। लीगल काम आप कोई भी कर सकते हो, आपको जो बोलना है उसकी आज़ादी है, जो पहनना है उसकी आज़ादी है, जो धर्म फॉलो करना है उसकी आज़ादी है, जो फेथ फॉलो करना है उसकी आज़ादी है। ये सारी आज़ादी हमारे को दी हुई है इन दी फॉर्म ऑफ लिबर्टी, इसको बोला गया लिबर्टी। सो द टर्म लिबर्टी मीन्स द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल। तो आप पे कोई भी रोक टोक नहीं है, किसी प्रकार का रिस्ट्रेंट नहीं है, किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये आपको दिमाग में होना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज। और आप सबके पास हर अपॉर्चुनिटी की आज़ादी है, हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की आज़ादी है, जहां से आपको लगता है कि आपका उद्धार होगा, किसी प्रकार की लिबर्टी में कोई रोक टोक नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि लिबर्टी का मतलब ये नहीं कि एब्सोल्यूट लिबर्टी है। ठीक है ना। जो कॉन्स्टिट्यूशन की सरहदें हैं या जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो बाउंड्रीज तय कर रखी है, ऐसा नहीं कि कल मेरा मन करा मैंने किसी को आके बंदूक छोड़ा दिया या मैंने किसी का खून कर दिया, अगर ऐसा करूंगा तो मुझे जेल होगी, ऐसा करूंगा तो मुझे फांसी होगी, जो भी लॉ है वो काम करेगा पूरा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप कुछ भी काम कर सकते हो, आप कैसे भी कर सकते हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, ये प्रकार की लिबर्टी है। बट वो होनी क्या चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में होनी चाहिए। जो बाउंड्रीज कॉन्स्टिट्यूशन ने तय कर रखी है, जो हमारे कानून ने तय कर रखी है, जो हमारी गवर्नेंस ने तय कर रखी है, उसके अंदर होनी चाहिए। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट, नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है। क्या बोलते हैं? नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट नहीं है कि भैया आप पूरी तरीके से आज़ाद हैं। आज़ाद हैं बट थोड़ा तो आपको यार तौर तरीके तो सीखने पड़ेंगे ना, देश में रहना है। काका जी का घर तो है नहीं कि वे जैसा मन करे वैसे कर लें। ठीक है। However, liberty does not mean license to do whatever one likes, and he has to be enjoyed within the limitations maintained in the mentioned in the constitution. ये बता दिया मैंने आपको, कॉन्स्टिट्यूशन की सरहदों की आपको इज्जत करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो बाउंड्री है, जो रोक टोक है, उसको आपको रिस्पेक्ट करना है। फिर हमारे यहाँ पे इक्वालिटी की डिमांड थी, बराबरी नहीं थी हमारे देश में, सब ऊपर नीचे थे, सारा सिस्टम ही ऊपर नीचे था। जो ऊपर वाले लोग थे वो सब कर रहे थे, नीचे वाले बेचारे भटक रहे थे, परेशान हो रहे थे, जूत खा रहे थे, स्लेवरी कर रहे थे, मर रहे थे।
मतलब देवर एज गुड एज एनिमल्स। तो इक्वालिटी नहीं थी हमारे भारत देश में, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स को लगा कि यार ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि सबको बराबरी देनी ही है हमारे भारत देश में। तो द टर्म इक्वालिटी मीन्स द एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। अब इक्वालिटी कैसे इंश्योर करेंगे? इक्वालिटी इंश्योर करने के दो तरीके होते हैं। अब ये दो, एक हाई लेवल लोग हो गए, एक लो लेवल लोग हो गए। एक तो हाई लेवल वालों को नीचे ले आओ, हाई लेवल वालों को नीचे ले आओ, और लो लेवल वालों को ऊपर ले आओ। ये दो तरीके से अपन इक्वालिटी ला सकते हैं ना। या तो इनको ऊपर चढ़ा दो या हाई लेवल को नीचे ले आओ, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करा गया, हायर लेवल वालों के साथ क्या हुआ, सारे टाइटल वाइटल हटा दिए, किसी भी प्रकार का प्रिविलेज नहीं है। ठीक है, किसी भी प्रकार का प्रिविलेज नहीं है। जो पहले टाइटल होते थे, सूबेदार, जमींदार, या किसी को दिनकर, या जो भी राव, अपन ने ऐसे टाइटल दे दिए अलग अलग राजे रजवाड़ों ने, वो सारे टाइटल हटा दिए गए। उसको बोलते हैं अबॉलिशन ऑफ टाइटल। ठीक है, तो किसी प्रकार के टाइटल नहीं है, अब सिर्फ अकेडमिक और मिलिट्री टाइटल्स हैं, उसी के बेस पे कोई डिफरेंशिएशन है, अदरवाइज एवरीबडी इज इक्वल। साथ ही साथ बहुत सारी सब्सिडीज, राशनिंग दे दी गई, लोअर क्लास ऑफ लेवल को आरक्षण दे दिया गया, रिजर्वेशन दे दिया गया, जिससे इनका उद्धार हो सके। तो दिस वॉज दी अदर पार्ट, सेकेंड पार्ट, की लोअर को ऊपर उठाया गया। इससे हमें क्या काम क्या करना था, हमारे को अचीव क्या करना था, हमारे को सबको बराबर लाना था। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है रिजर्वेशन का। हम जो लड़ते रहते हैं कि रिजर्वेशन क्यों दिया, तो उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि भैया हमारे अंदर बहुत दूरियां थी, इन दूरियां को हमें कम करना है। ठीक है, तो ये इक्वालिटी इज इंश्योर्ड बाय फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी। इसके लिए फंडामेंटल राइट, जो मूल अधिकार हैं आपको दिए गए हैं, वो उसमें बोल दिया गया फंडामेंटल राइट। और कोई भी अगर इसको वायोलेशन कर रहा है तो फिर दैट इज पनिशेबल अंडर दी कोर्ट ऑफ लॉ, फिर उसको सजा मिलेगी। फंडामेंटल राइट मतलब देने ही देने हैं, ये आपको तय है। आपके अंदर कोई भी भेदभाव, इक्वालिटी, नीच ऊंच नहीं होगी किसी भी प्रकार से, बाय एनी स्टेट और एनी मशीनरी ऑफ स्टेट। फिर आता है फ्रेटर्निटी। फिर आगे बढ़े हम, अब हमें चाहिए थी भाईचारा, क्योंकि हमारे अंदर वैसे इतने भेदभाव थे, तो हमारे अंदर भाईचारा नहीं था। भले ही हम बोलने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले समझाया, सेक्युलर देश हैं, सारे धर्म हैं, सारे अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे इतने सारे टुकड़े हैं, इतनी सारी स्टेट हैं, इतनी सारी कास्ट हैं, इतनी सारी कम्युनिटीज़ हैं, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, तो सबको क्या है, दूसरे से तो अपने आप को 21 ही समझते हैं कि भैया ये तू तो कमी है, तुम्हारे देश में कोई ना, तुम्हारे धर्म में कोई ना कोई कमी है, तुम्हारे लहजे में कोई ना कोई कमी है, तुम्हारी भाषा में ये खराबी है, तुम्हारे XYZ में कोई खराबी है। तो फ्रेटर्निटी की एक जो प्रॉब्लम थी हमारे देश में, हमें उसको उजागर करना था। तो हमें भाईचारा फैलाना था, हमें ऐसा भाईचारा फैलाना था कि भले ही हर कोई अलग अलग है, देयर इज अ सेपरेट आइडेंटिटी टू एवरीबडी, सबकी अलग अलग डिग्निटी है, हर इंसान का अलग अलग रूप है, अलग अलग तरीके से वो फॉलो किया जाता है अपने धर्म को, अपने कास्ट को, अपने ट्रेडिशन को, कल्चर को। लेकिन फिर भी हम सब क्या होने चाहिए, एट द एंड ऑफ द डे भारतीय होने चाहिए, हम सब में भाईचारा होना चाहिए। फ्रेटर्निटी का मतलब ही क्या होता है, भाईचारा। सो फ्रेटर्निटी मीन्स अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, आपको ब्रदरहुड फैलानी है, ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन का, कि आप ऐसी पॉलिसीज बनाएं जिससे फ्रेटर्निटी जागरूक हो, इस भारत देश के हर नागरिक को लगे कि वी आर ऑल वन, वी आर ऑल यूनाइटेड। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स दिस फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी बाय द सिंगल सिस्टम ऑफ सिटीजनशिप। और इसको गवर्न करने या इसको प्रूव करने के लिए, सॉलिडिफाई करने के लिए क्या किया गया, हमारे भारत देश में एक चीज निकाली गई, सिंगल सिटीजनशिप, कि भैया आप एक भारत देश के नागरिक हो, आप अलग अलग देश के नागरिक नहीं हो, आप अलग अलग स्टेट की आपको नागरिकता की जरूरत नहीं है। आप चाहे राजस्थान में हो, चाहे आप मध्य प्रदेश में हो, चाहे केरला में हो, चाहे कर्नाटका में हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, यू आर ऑल यूनिफाइड, यू आर ऑल वन इंडियन। ठीक है, आप सब क्या है, इंडियन है। तो ये सिंगल सिटीजनशिप से देने से हमें ये चीज़ अचीव हुई। वहीं पे अब आप सोचो कि आप अलग अलग स्टेट के होते, अलग अलग आइडेंटिटी होती है आपकी, अलग अलग होता, तो प्रॉब्लम हो सकती थी। जैसे कि यूएसए में जो है ये होता है, यूएसए में आपको डबल सिटीजनशिप चाहिए, एक तो आपको यूएसए की सिटीजनशिप चाहिए, एक कंट्री की सिटीजनशिप, देन टू दी ऑफ द स्टेट जिसको आप बिलोंग करते हो। तो जो 50 स्टेट मिलके यूएसए बनाए, अगर आप उस किसी एक स्टेट के हो तो आपको उसकी भी सिटीजनशिप चाहिए, और फिर एज अ होल फेडरल जो यूएसए है, जो कंट्री है, उसकी भी आपको सिटीजनशिप चाहिए। तो इससे क्या होता है, भेदभाव हो जाता है, इससे अननेसेसरी डिफरेंसेस हो जाते हैं। और हमारे यहाँ पे डिफरेंसेस नहीं है, बट हमारे यहाँ पे पहले ही बहुत सारे डिफरेंसेस है, तो इससे कोई ज़्यादा खास फर्क पड़ता नहीं है। बट ये भी होता तो और ज़्यादा एक और दिक्कत हो सकती थी। आज आप देखते होंगे आईपीएल में भी देखते होंगे, अब हम क्रिकेट खेलते थे, पहले इंडियन टीम के लिए क्रिकेट खेलते थे, इंडियन टीम को चीयर कर रहे हैं, एवरीबडी इज चीयरिंग इंडिया इंडिया इंडिया, सचिन सचिन सचिन, ठीक है। बट आईपीएल आने से क्या हुआ, आईपीएल आने से क्या हुआ भैया, देश के और टुकड़े हो गए। अब राजस्थान वाले अलग हैं, मुंबई इंडियंस अलग है, चेन्नई वाले अलग हैं, तो उनमें भी क्या हो जाता है, भेदभाव। जितने आप टुकड़े करेंगे हमेशा आपके लिए नुकसान होगा। मैं इसलिए बोलता हूँ कि धर्म इतने बांट दिए, इस वजह से नुकसान है।
तो जितने टुकड़े करेंगे उसमें क्या हो जाएगा, आदमी को लगेगा मैं ही अच्छा हूँ, दूसरा वाला तो बेकार है। ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप अपने आप को ऊपर रखोगे और दूसरे को हमेशा नीचे रखोगे। अब IPL आने से क्या हो रहा है, यही हो रही है ना कि भैया आपके टुकड़े हो रहे हैं, वो कंसोलिडेटेड फील नहीं आ रहा। क्लियर है बात। और अगर आप ढंग से क्रिकेट ऑब्जर्व करते होंगे वैसे देखने में, क्योंकि क्रिकेट इज़ अ वेरी बिग गेम, इतने सारे लोग देखते हैं तो आपको इतना फर्क महसूस नहीं होगा, बट जो लेवल ऑफ एंथुजियाज्म या जो लेवल ऑफ ऑनेस्टी या जो लेवल ऑफ एलिजियंस होता था इंडियन टीम के लिए, वो आपको अब नहीं देखने को मिलेगा। पहले लोगों को मैच हारती थी इंडिया तो हार्ट अटैक आ जाता था, लोग मर जाते थे, लोगों को मतलब जीवन ही खराब हो जाता था, भगवान की तरह पूजा जाता था क्रिकेटर। आज भी मतलब दे आर फेमस, मतलब बहुत फेम है क्रिकेटर्स की, बट वो लेवल ऑफ एंथुजियाज्म, वो लेवल ऑफ एलिजियंस अब नहीं है, क्योंकि हमने इतना बाइफरगेट कर दिया है, हमने फीलिंग्स को इतना तोड़ दिया है, तो अब वो वाली बात, फ्रेटर्निटी वाली बात आती नहीं है। बट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उस टाइम हमें इसकी ज़रूरत थी, तो हमने क्या करा, सिंगल सिटीजनशिप हमारे भारत देश के कॉन्स्टिट्यूशन में डाली कि हर आदमी अगर इंडिया का सिटीजन है तो ही इज़ फ्री टू रोम एनीवेयर इन दी कंट्री। वो कर्नाटका, कन्याकुमारी रहे, उससे वो ऊपर आपके जम्मू कश्मीर रहे, मध्य प्रदेश रहे, हिमाचल रहे, कहीं रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, भारतीय है मतलब भारतीय है। और साथ ही साथ नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल सिंबल बना के भी हम क्या करते हैं, हम ऐसी फीलिंग्स को जागरूक करते हैं कि सबको लगे कि यार ये मेरे भारत देश है, ये मेरे भारत देश का नेशनल एम्बलम है, तो मुझे रिस्पेक्ट करना है। ये सब जो चीज़ें होती है ना, ये फ्रेटर्निटी के लिए होती है कि आपको एक फीलिंग आए, भाईचारे की फीलिंग आए, आप अपनी कंट्री के लिए एक साथ खड़े हो सकें। ये इनके पीछे पहलू है। ऐसे कोई मतलब नहीं होता नेशनल एंथम बना लिया, नेशनल सॉन्ग डाल लिया, क्या होता है इससे? इससे होता है फ्रेटर्निटी अचीव होती है। कोई पर्पस होगा ना हर चीज़ का, क्यों हमने गाना बनाया हमारे देश का, क्यों हमने एंथम बनाया, तो कि भैया सबको लगे एट अ टाइम, जब वो गाना लगे, वो किसी भी कोने का इंसान हो, किसी भी भारत के किसी भी प्रांत का इंसान हो, उसको एकदम से लग जाए, गूज बम्स आ जाए कि भैया मैं इस भारत देश का आदमी हूँ। फ्रेटर्निटी, ये सारे जितने लोग गाना गा रहे हैं, सारे लोग जो एंथम गा रहे हैं, वो सब मेरे भाई हैं। ऑल्सो द फंडामेंटल राइट 51A प्रोवाइडेड दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। इनफैक्ट फंडामेंटल ड्यूटी जो बाद में इंसर्ट करेगी उसमें ये तक बोल दिया गया कि ये हर सिटीजन की ड्यूटी होनी चाहिए टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रिलीजनल, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज। तो कोई भी डाइवर्सिटी हो, कोई भी भेदभाव, कोई भी अलग हो आप चीज़ों में, कोई भी अगलाव हो, आप रिलीजन अलग है आप लोग का, आपकी भाषा अलग है, आपका सेक्शन अलग है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको भारतीय तो होना ही पड़ेगा, आपको भारतीय की भावना जगानी पड़ेगी। ये फंडामेंटल ड्यूटी है आपकी, फंडामेंटल ड्यूटी है, इसलिए जस्टिसिएबल नहीं है कि आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाके नहीं बोल सकते, बट ऐसा एक्सपेक्टेड आउट ऑफ एवरी सिटीजन है कि भैया आप एकता वाली बातें करो, आप भाईचारे वाली बातें करो, आप ये लड़ाई झगड़े वाली बातें मत करो। द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी वर टेकन फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, ट्रिविया आपके लिए, कि भैया जो लिबर्टी और इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी जो भी हम पढ़ गया है वो कहाँ से लिया गया है, तो उसको लिया गया है आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया है। अब आते हैं अपन स्टेटस ऑफ प्रीएम्बल। अब क्या होता है, कई बार बहस चली हमारे भारत देश में कि प्रीएम्बल हमारा खत्म हो गया, प्रीएम्बल क्या था, उसके एक वर्ड को हमने डिस्कस कर लिया, ऑब्जेक्टिव कर लिया, नेचर कर लिया, डेट कर लिया, सोर्स ऑफ पावर कर लिया। अब हम प्रीएम्बल क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, क्या प्रीएम्बल को लेके हम कोर्ट के पास जा सकते हैं कि प्रीएम्बल में ये लिखा है भैया, अब आप इस पर कोई ना कोई अपना जस्टिफिकेशन दें, आप इस चैलेंज को सॉल्व करें। तो इस पे बहस चली कई बार बहस चली सिंस इंडिपेंडेंस। तो इसका एक फेमस, इसमें बस आपको इतना सा याद रखना है, क्योंकि ये सारे केस अपन डिटेल में करेंगे, अभी इसमें डिटेल में नहीं जा रहे, मैं आपको सिर्फ ब्रीफिंग दे रहा हूँ कि जैसे बेरूबारी केस आया, तो बेरूबारी केस में ये बोला गया कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, भले ही ये कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया है, समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन आप समरी के बेस पे लड़ाई नहीं कर सकते कि यार ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ये बेरूबारी केस में ये बोला गया कि इट इज द गाइडिंग लाइट। क्या लिखा हुआ है, प्रीएम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स। ये बिल्कुल जिसने बनाया है उसने प्रीएम्बल, उसी की सोच है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उन्हीं की सोच है। ठीक है ना, लेकिन ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जिसके बेस पे आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाके कोई भी बहस या कोई भी लड़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेरूबारी केस में बोला गया था, सबसे पहला बेरूबारी केस 1960 में जब था। फिर 1973 में केशवानंद भारती केस आया, जहां पे जो लैंडमार्क केस है हमारे भारत देश का, जहां पे 13 जज की बेंच बैठी थी, उन्होंने बोला प्रीएम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल नाउ बी कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. It is not the supreme power or source of any restriction, but it plays an important role in interpretation of statutes provision of the constitution. भले ही ये सुप्रीम पावर नहीं है, सारी पावर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, लेकिन फिर भी प्रीएम्बल
गाइडिंग लाइट है और ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा, इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, आप इसको ध्यान रखें। ठीक है, तो पहले बेरुबारी में रिजेक्ट किया गया कि इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इवेंचुअली इन केस ऑफ केशवानंदा भारती केस इट वाज एक्सेप्टेड दैट इट इज फुल्ली अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सिमिलरली LIC ऑफ इंडिया का केस था ना 1995 का, तो उसमें भी यही बोला गया इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज हेल्ड, इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या क्या केस है इनको डिटेल में अपन आगे पढ़ते जाएंगे। अभी के लिए आपको क्या देखना है, 2-1 से ये जीत गया, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। करंट स्टेटस क्या है, करंट स्टेटस प्रीएम्बल पार्ट है, प्रीएम्बल पार्ट है, करंट स्टेटस ये है आफ्टर दिस बहस। ठीक है, क्लियर है। तो केशवानंदा और LIC में बोला गया कि पार्ट है और बेरुबारी में बोला गया पार्ट नहीं है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इनके बाद बोला गया कि दिस इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि अभी भी इट इज नॉट जस्टिसिएबल, आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाके बहस नहीं कर सकते, बट इट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आफ्टर द जजमेंट ऑफ द केशवानंदा भारती केस इट वाज एक्सेप्टेड दैट प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एज अ पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल, एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। अब क्योंकि ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसको अमेंड भी किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इसको अमेंड भी किया जा सकता है और 42वें संशोधन के साथ इसको अमेंड भी किया गया, तो इसका मतलब ये अमेंड हो ही सकता है। ठीक है ना, तो आर्टिकल 368 के थ्रू जो कि अमेंडमेंट की पावर्स हैं, स्पेशल अमेंडमेंट की पावर है, इनको भी हम स्पेशल मेजोरिटी के साथ, तो इनको भी हम आगे पढ़ेंगे, उसके तहत इसको आप अमेंड कर सकते हैं। बट एक ही बार इसको आज तक अमेंड किया गया है, 42nd अमेंडमेंट 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते थे, और उसमें क्या ऐड किया गया था, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, 3 वर्ड इसमें ऐड किए गए थे। बाकी इसमें कुछ चेंज आज तक नहीं हुआ है। ठीक है, सो एक मिनट, द टर्म सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी वर टू बी एडेड टू द प्रीएम्बल थ्रू 42nd अमेंडमेंट 1976, ये बता ही चुका हूँ। और क्या लिखा हुआ है, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर एडेड बिटवीन सॉवरेन एंड डेमोक्रेटिक, यूनिटी ऑफ नेशन वॉज चेंज टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये आपको बता रखा है चेंजेस कहाँ थे, तो सॉवरेन और डेमोक्रेटिक के बीच में 2 वर्ड डाल दिए थे, सोशलिस्ट और सेक्युलर, और जो यूनिटी और इंटीग्रिटी जो लिखा हुआ है, पहले वो सिर्फ यूनिटी ऑफ द नेशन होता था, लेकिन अब उसको यूनिटी एंड इंटीग्रिटी भी कर दिया गया है। क्लियर है, सो दिस इज ऑल अबाउट प्रीएम्बल। जो पहला पेज है वो हमारी बुक का बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन का है सपोज, इसमें आपको कोई खासा प्रॉब्लम होगी नहीं। सो प्रीएम्बल इज द इनिशियल पेज, द समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद ऑल दीज पॉइंट्स। अगले क्लास में हम पढ़ते हैं यूनियन एंड टेरिटरी। अब हम भारत के देश को बनाएंगे, पहला पेज भी पढ़ लिया हमने, कॉन्स्टिट्यूशन का इतिहास भी पढ़ लिया, अब भारत देश को बनाने निकलेंगे, यूनियन एंड टेरिटरी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, टिल देन टेक केयर।